वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुनो पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट शहरबानो अवान और मेरे साथ मौजूद हैं अजीम राना। और हम वीकेंड के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। उम्मीद करते हैं, तवक्को करते हैं जहाँ होंगे आप लोग खैर वाफियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे। आपके दिन का आगाज़ भरपूर अंदाज में मुस्बत सोच के साथ हुआ होगा। तो वीकेंड की जब मैंने बात की, मैंने वीकेंड पे शहरबानो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस की, और वो ये कि लाहौर की जो मार्केट्स हैं उसमें मैंने मामूल से ज़्यादा बिल्कुल ट्रैफिक देखी। और ऑब्वियस रीजन माह रमज़ान की आमद है और लोग माह रमज़ान की तैयारियों में बिजी हैं, तो मार्केट्स में माशाल्लाह बड़ी रौनक नजर आई। ग्रॉसरी मार्ट्स वहाँ पर इंतहाई लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी लोगों की, और इतना रश था कि रमज़ान में ज़ाहिर है फिर एक प्रॉपर शॉपिंग करनी होती है रमज़ान के हवाले से। और वैसे ये कहा जाता है कि रमज़ान में खाना कम खाया जाता है तो खर्चा कम होता है, लेकिन हम लोग इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाते, हम लोग ज़्यादा खर्चा करते हैं। लेकिन शहरबानो इसकी एक पॉजिटिव साइड भी है, और वो ये कि जितने भी अहले इस्लाम कह लें, और फिर स्पेशली पाकिस्तान में बसने वाले जितने लोग, फिर इसको मजीद नैरो डाउन कर लें कि लाहौर में जहाँ पे हम लोग जाके आई विटनेस कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को, लोग बड़े दिल से एहतमाम करते हैं माह रमज़ान का। और बड़ी शानदार शॉपिंग होती है रमज़ान की कि तमाम घरों में एक ही टाइम पर दस्तरखान लगता है, सहरी के टाइम तमाम घरों की लाइट्स ऑन होती हैं, आवाज़ें आ रही होती हैं, आपके घर में सब बैठे होते हैं दस्तरखान पर, उसके बाद फिर नमाज पढ़ी जाती है, वो बड़ा खूबसूरत मंजर होता है। और वो वाइब जो है ना, वो आपको रमज़ान के अलावा नहीं मिलती। मैं शहरबानो एक और बात करना चाह रहा हूँ, और ये मैं सोच रहा था कि अमूमी तौर पर हम लोग ये करते हैं कि जब नया साल आता है, न्यू ईयर रेजोल्यूशन, आपको पता है बड़ी फेमस टर्म है, हर कोई ना कोई एक रेजोल्यूशन को अडॉप्ट करता है कि जिस आने वाले साल में मैं फलां चीज़ नहीं करूँगा या फलां चीज़ करना शुरू कर दूंगा। तो मेरा ऐसा मानना है शहरबानो कि माह रमज़ान इज़ दी बेस्ट मंथ जिसमें आप वाकई में जो रेजोल्यूशन अडॉप्ट कर सकते हैं ना, उस पे अमल करने का भी मौका मिल जाएगा। मतलब सबसे बुनियादी ज्यादातर रेजोल्यूशंस लोग अपनी हेल्थ को लेकर बनाते हैं कि जी इस साल फिटनेस करनी है, सेहत का ख्याल रखना है, तो रमजान का महीना बेस्ट है अगर आप अपनी सेहत को लोग सारे काम छोड़ देते हैं कि भाई रमजान आ गए, ये सारे काम रमजान के बाद करेंगे। ये तो वही कर सकते हैं जो रमजान को उसी तरह लेकर चलें जो नॉर्मल डेली रूटीन के मुताबिक। मेरे ख्याल से तो सोल प्योरीफाई करने के लिए भी अगर आप रेजोल्यूशन बनाना चाहते हैं तो बहुत जबरदस्त है। और बॉडी प्योरीफाई करने के लिए, आपको डिटॉक्सिफाई करने के लिए महीना दिया गया, आप कर सकते हैं। तो सऊदी अरब, अमेरिका और कनाडा समेत दुनिया के बहुत से ममालिक में सन 1445 हिजरी के रमज़ान का आगाज़ हो चुका है, और इन मुल्कों में रहने वाले मुसलमानों का आज पहला रोज़ा होगा। सुनो पाकिस्तान की पूरी टीम की जानिब से इन ममालिक में रहने वाले मुसलमानों को रमज़ान मुबारक, और इनको मुबारक पेश करते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान में रमज़ान का चांद देखने के लिए रुयत हिलाल कमेटी का इजलास मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की सरबराही में आज पेशावर में होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि दुनिया भर के मुसलमान इस माह मुक़द्दस की रहमतों और बरकतों से फैज़याब हों। जी बिल्कुल, और यहाँ हम अपने नाजरीन से दुनिया भर में जो रोज़ों के औकात हैं उस हवाले से भी कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो इस बार सबसे तवील तरीन रोज़ा आइसलैंड में होने जा रहा है, जो कि 18 से ज़ायद घंटों पर मुहित होगा। इसके बाद फिनलैंड, स्कॉटलैंड, कनाडा हैं जहाँ पर 17 से 18 घंटे का रोज़ा होगा। बरतानिया और फ्रांस में 16 से 17 घंटे का रोज़ा होगा। स्विट्ज़रलैंड, इटली और स्पेन में रोज़ा होगा जी 15 घंटे का, और सबसे मुख्तसर रोज़ा होगा न्यूजीलैंड, चिली और अर्जेंटाइन में, जहां 12 घंटे 44 मिनट तक रोज़ा है ये चलेगा। जबकि पाकिस्तान और भारत और इंडोनेशिया जैसे जो ममालिक हैं यहाँ पर 13 से 15 घंटे का दुरानिया है। हमारा रोज़ा कितना होगा? 13 से 15 घंटे। वाह, ये तो अच्छी बात है कि थोड़ा कम है हमारा। सही है ना। इससे पहले तो ये बताया जा रहा था कि हमारा 16 घंटे का रोज़ा है। तो इसका मतलब है कि इस माह मुबारक के पहले तो इस माह बिल्कुल माह मुबारक के पहले इशरे के मौसम के हवाले से भी जानना चाहिए कि रमज़ान मुबारक के पहले 10 दिन मौसम कैसा रहेगा। ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं सरदार सरफराज साहब। बहुत शुक्रिया सरदार साहब, आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आज मुल्क भर में मौसम की सूरत हाल कैसी रहेगी, और बलूचिस्तान से दाखिल होने वाला जो मगरबी हवाओं का नया सिस्टम है कितना शदीद है ये? जी देखिए, वो जो एक स्पेल तो दाखिल हुआ था बलूचिस्तान में, चागी डिस्ट्रिक्ट में अच्छी बारिश हुई, और नीचे गवादर साइड पे दोबारा से एक अच्छा बारिश का स्पेल हुआ है। वो अब तकरीबन आज सब साइड कर जाएगा। आज का दिन तो ऐसी कोई ख़ास इतनी तेज़ बारिश नहीं है, इक्का दुक्का जगहों पे होगी। बलूचिस्तान के जो शुमाल मशरकी अजला हैं, कोयटा और साथ में चमन जोग वगैरह, उधर हल्की बारिश मुतवक्की है। बाकी शुमारी इलाका जात में गिलगित बल्तिस्तान या केपी के जो इंतहाई शुमारी इलाके हैं वहाँ पर इक्का दुक्का जगहों में हल्की बारिश मुतवक्की है। ये फिर 12 तारीख से दूसरा एक स्पेल शुरू होगा अफ़गानिस्तान के रास्ते, जो कोयटा वोयटा साइड पे हवाएं दाखिल होंगी, तो वो फिर फैलते हुए
बलूचिस्तान से होती हुई, शुमाल मशरकी बलूचिस्तान से होती हुई पंजाब में फैलेंगी और फिर पूरे पंजाब को लपेटती हुई केपी, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान अगले 3 दिन यानी 12 मार्च से लेकर 14 मार्च तक का ये स्पेल है। तो उसमें अच्छी बारिश है दोबारा से केपी के बेशतर इलाकों में, और इसी तरह से कश्मीर साइड पे भी और पंजाब में भी, लाहौर वगैरह में भी बारिश का इम्कान हो सकता है 13 मार्च को। तो ओवरऑल इस बारिश के नतीजे में ज़ाहिर है कि ये स्पेल जो है 14 मार्च तक चलेगा। गिलगित बल्तिस्तान की तरफ हो सकता है इसका दौरानिया 15 मार्च की सुबह तक रहे। तो फिर उसके बाद यानी पहला हफ्ता या पहला अशरा जो होगा रमज़ान का, वो तो अच्छा मौसम होगा, उसमें कोई ऐसी बल्कि सर्द मौसम होगा। शुमाली इलाकों में की बात करें हम तो उधर तो सर्दी होगी। सरदार साहब, मैदानी इलाकों में मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी रमज़ान के पहले अशरे में? बेहतर रहेगी। मैदानी इलाकों में भी रमज़ान का पहला अशरा अमूमन अच्छा ही गुजरेगा, लेकिन वही 20 मार्च के बाद फिर इम्कान है कि मैदानी इलाकों में गर्मी निस्बतन बढ़ना शुरू हो जाएगी, ख़ासकर सिंध में और जनूबी बलूचिस्तान और फिर साथ में जनूबी पंजाब। ये जो 3 आपके एरियाज हैं इसमें फिर गर्मी बढ़ना शुरू हो जाएगी। सरदार साहब, आजकल तो मौसम ने बड़ा कंफ्यूज किया हुआ है। पंजाब में बिलखसूस जब हम बात करते हैं तो दिन में गर्मी है और रात को अचानक से ठंड लगना शुरू हो जाती है। कुछ समझ नहीं आ रही कि गर्म कपड़े पहने या सर्दियों ये गर्मियों के कपड़े पहने। ये आज सूरत हाल कमेटी का इजलास पेशावर में बैठ रहा है, तो मौसम की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए क्या कहेंगे? चांद आसानी से नजर आएगा या फिर बादलों में छुपा रहेगा? देखिए, इसमें वही अगेन जो जनूबी हिस्से हैं मुल्क के, जनूबी सूबे दोनों, सूबा सिंध और सूबा बलूचिस्तान, तो सिंध में ज़्यादातर एरियाज़ में यानी आप कह सकते हैं कि ओवर 90% ऑफ सिंध तो मेरे ख्याल में क्लियर होगा, उसमें कोई ऐसे ख़ास बादल नहीं होंगे, तो वहाँ इम्कान होगा अच्छा नज़र आने का। और इसी तरह से बलूचिस्तान के भी बेशतर एरियाज़ यानी शुमाल मशरकी बलूचिस्तान को छोड़कर जो जनूबी बलूचिस्तान है, उधर वेस्टर्न साइड है जो जहाँ पर दौरानिया भी इसका ज़्यादा होता है सनसेट के बाद, ECTL के बाद, तो इधर मतला साफ़ होगा। इसी तरह से जनूबी पंजाब में भी मतला साफ़ रहने का इम्कान है, अलबत्ता यानी आसानी से चांद नज़र आ जाएगा। जी, इम्कान है, वाज़े इम्कान है चांद के नज़र आने। तो सरदार साहब को बारिश देखने को मिलेगी इस पहले अशरे में रमज़ान के? जी, मैंने पहले अर्ज किया ना कि यानी कल से 12 मार्च से लेके फिर 14 मार्च के दौरान बारिश है। अच्छा। उसमें शुमाल मशरकी बलूचिस्तान और पंजाब के भी बेशतर इलाकों में कहीं हल्की कहीं दरमियानी, बहुत ज़्यादा शिद्दत की नहीं है लेकिन है ज़रूर। ये 2 दिन अच्छा स्पेल है कुछ एरियाज में, खासकर केपी में और कश्मीर साइड पे और GB साइड पे। तो मतलब हमारे फिर पहले अशरे तक हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि रोज़े खुशगवार गुजरेंगे, उसके बाद से मतलब गर्मी हो जाएगी, और अगर हो जाएगी तो कितनी एक्सपेक्ट की जा रही है इस बार? देखिए, इतनी बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है अभी। देखें, मार्च का यानी वस्त तो आया ही चाहता है, तो उसके हिसाब से यानी पिछले सालों में जैसे मार्च के वस्त में खासकर मैदानी इलाकों में गर्मी शुरू हो जाती थी, तो इस दफ़ा लकीली ये जो बारिश के वेदर पे स्पेल चल रहे हैं तो उसके बायस से इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, लेकिन दिन का टेम्परेचर ज़ाहिर है फिर ये जो स्पेल ख़त्म होगा 14 या 15 मार्च को, तो उसके बाद फिर आगे अगले हफ्ता 10 दिन तक कोई ऐसा सिग्निफिकेंट स्पेल नहीं है, ज़्यादातर ड्राई वेदर रहेगा। ड्राई वेदर के नतीजे में जाहिर है कि फिर गर्मी बढ़ जाएगी, दिन की गर्मी खास गर्मी बढ़ जाएगी। तो जाते जाते ये भी बता दें सरदार साहब कि इस बार जैसे हमें सर्दियां शदीद मिली थी और बड़ी लेटर ऑन सर्दियां मतलब आगे चली गई और जब आई तो बड़ी शदीद आई, तो इसी तरह गर्मियों में भी ऐसा ही होगा? देखिए, अभी कुछ कह तो नहीं सकते, लेकिन मार्च का आधा मार्च यानी कम से कम 20 दिन मार्च के ना ये तो अच्छे गुजर जाएंगे, तो फिर आखिरी हफ्ता या 10 दिन होंगे मार्च में, उसमें निस्बतन गर्मी होगी, तो अप्रैल से ऑनवर्ड फिर आप ज़ाहिर है गर्मी की ज़्यादा गर्मी पड़ने की तवक्को कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब, हाल के हवाले से बता रहे थे मौसम कैसा रहेगा। मौसम बिल्कुल पहला अशरा तो बहुत अच्छा रहेगा, ठंडा रहेगा, तो अल्लाह की रहमत जो है मुझे लगता है पूरे महीने ही हम पर रहेगी इंशाअल्लाह। तो अब बात करते हैं महंगाई के हवाले से कि उस पर भी हम पर कोई करम हो। कभी इम्कान ये है कि कल मुल्क भर में पहला रोज़ा होगा। हुकूमत की जानिब से अवाम को रिलीफ देने के लिए मुख्तलिफ इकदाम उठाए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रमज़ान रिलीफ पैकेज की रकम में बड़ा इजाफा कर दिया है। रिलीफ पैकेज का हजम 7.5 अरब रुपए से बढ़ाकर 12.5 अरब रुपए कर दिया गया है। उसके साथ ही रमजान में बड़ा रिलीफ मिलने जा रहा है। बिल्कुल, रिलीफ पैकेज का दायरा कार बढ़ाने की हिदायत की है वज़ीर आज़म ने, और कहा स्पेशली कि ज़्यादा से ज़्यादा जो गरीब नादार मुस्तहिक अफराद हैं रमज़ान रिलीफ पैकेज उन तक पहुँचे। ये हिदायत बड़ी सख्ती से जारी की हैं और इसे वॉच भी किया जाएगा। और इस वजह से अब यूटिलिटी स्टोर्स और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ अब मोबाइल यूनिट्स भी
खाने पीने की जो सस्ती इशिया हैं वो फराहम करेंगे। इब्तदाई तौर पर 1200 मोबाइल यूनिट्स का बताया जा रहा है और 300 परमानेंट जो पैकेज रिलीफ मराकज हैं वो कायम किए जा रहे हैं मुस्तकिल तौर पर। रमज़ान से एहतताम रमज़ान तक अजीम रिलीफ पैकेज में आम बाजार से कम निर्ख पर अशिया दी जाएंगी और मुतय्यन मकामात के अलावा ट्रक मुख्तलिफ इलाकों में गरीब आवाम को सस्ती अशिया पहुँचाएंगे। इस खसूसी पैकेज के तहत 3 करोड़ 96 लाख खानदानों को रमज़ान में सस्ते दामों खाने पीने की अशिया दी जाएंगी और रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत मुस्तहिक अफराद को बाजार से 30% सस्ती अशिया दी जाएंगी। आटे पर फ़ी किलो 77 रुपये और घी पर 70 रुपये फ़ी किलो सब्सिडी दी जाएगी। ये तो शहर बानो हमारी जो मुल्क के वज़ीर आज़म है उनकी जानिब से हिदायत जारी की गई है ना। इसके देखना ये होगा कि इन पर अमल दरामद होता है या नहीं। हाँ जी, CM पंजाब मरियम नवाज की जानिब से जो पंजाब रमज़ान निगहबान पैकेज है वो खुद जो है निगरानी भी कर रही हैं। तो बहरहाल वज़ीर आज़म ने जिस रिलीफ का अनाउंस किया इस हवाले से एक रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है, वो देखते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने माह रमज़ान में अवाम के लिए खसूसी पैकेज का हुजम बढ़ाने के अलावा दायरा कार भी मजीद वसी करने की हिदायत जारी कर दी। तर्जुमान वज़ीर आज़म हाउस के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ साथ मोबाइल यूनिट्स भी सस्ते दामों खाने पीने की अशिया फराहम करेंगे। इब्तदाई तौर पर 1200 मोबाइल पॉइंट्स और 300 मुस्तकिल पैकेज रिलीफ मराकज कायम किए जा रहे हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत आटा, चावल, दाल, घी, चीनी, शरबत और दूध मार्केट से कम कीमत पर फराहम किया जाएगा। गरीब और मुस्तहिक अफराद को रमजान रिलीफ पैकेज के तहत बाजार से 30% कम कीमत पर अशय खुर्नोश फराहम की जाएंगी। आटे पर फी किलो 77 रुपए और घी पर 70 रुपए फी किलो सब्सिडी दी जाएगी। 3 करोड़ 96 लाख खानदानों को रमजान अल मुबारक के दौरान सस्ते दामों खाने पीने की अशिया फराहम की जाएंगी। तर्जुमान का मजीद कहना था कि मोबाइल पॉइंट्स के एक से दूसरे मकाम मुंतकली के दौरान आटे की फराहमी का अमल जारी रहेगा। मोबाइल और लाइव फुटेज से आटे की तकसीम की मुसलसल निगरानी की जाएगी। तो जी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तो ये अच्छी काविश है रिलीफ पैकेज का, तो उन्होंने अनाउंस किया है, लेकिन अब देखते हैं इस पर वाकई अमल दरामद कितना होता है और इस वक्त मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ सूबों में क्या सूरत हाल है जान ही लेते हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। सबसे पहले कराची का रुख कर लेते हैं, हबीब वहाँ पर मौजूद हैं। हबीब, बताइएगा क्या फ़र्क नज़र आ रहा है आम दुकानों के ऊपर जो शायद ज़रूरियात की कीमतें हैं और जो यूटिलिटी स्टोर्स में चीज़ें मौजूद हैं? बिल्कुल, देखें वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से रिलीफ पैकेज में कल जो है वो मज़ीद जो है उसमें रिलीफ का ऐलान किया गया है और मज़ीद ख़ानदानों को जो है वो इसमें सस्ता राशन जो है वो फराहम किए जाने के इम्कानात हैं। मगर इस वक्त कल तक की अगर बात करें तो कल तक कराची के यूटिलिटी स्टोर्स पर सूरत हाल खासी मुख्तलिफ थी और यहाँ जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत प्रोग्राम में आने वाले शहरी थे उनको तो रिलीफ मिल रहा है, मगर एक आम सारिफ, एक आम शहरी जो कराची का जो कि सस्ती ख़रीदारी के लिए अगर यूटिलिटी स्टोर का रुख करता है तो उसको फिल वक्त जो है वो यूटिलिटी स्टोर पर नहीं था। रिलीफ मार्केट से कीमतों का अगर हम कंपैरिजन करें तो मार्केट जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम नज़र आती है, क्योंकि चीनी की कीमत अगर कराची की रिटेल मार्केट में, होलसेल मार्केट से बात करें तो 140 रुपए से तो 45 रुपए तक हमें देखने को मिल रही थी, लेकिन कल तक यही रेट जो यूटिलिटी स्टोर पर था वो 155 रुपए फी किलो में था। इसी तरह से अगर दीगर अशिया की बात करें तो इसी किस्म की मार्केट रेट का फ़र्क बिल्कुल है। ये बताइए, यूटिलिटी स्टोर्स में जो चीज़ें मौजूद हैं उनकी क्वालिटी कैसी है? बिल्कुल, देखिए क्वालिटी के हवाले से अगर बात करें तो यूटिलिटी स्टोर्स पर भी वो अशिया दस्तियाब है। क्वालिटी पे इतना जो है वो ख़ास हमें फ़र्क नहीं दिखता है। सिर्फ निरखों के ऊपर जो शहरियों का एतराज़ होता है कि अगर वो यूटिलिटी स्टोर आते हैं और इस उम्मीद के साथ आते हैं कि वहाँ से सस्ती चीज़ जो है वो मिल जाएगी, कम दामों में उनको वो चीज़ मिल जाएगी, लेकिन वही अशिया मार्केट में उससे 20 और 15 और 30 रुपये तक जो है वो कम रेट्स में उनको मिल जाती है, तो वो खासा मायूसी का इजहार करते हुए दिखाई देते हैं कि यूटिलिटी स्टोर पर आवाम को माह मुबारक में, माह सयाम शुरू हो रहा है, कल से पहला रोज़ा होने जा रहा है और उसमें रिलीफ मिलना चाहिए, मगर वो रिलीफ जो मिल रहा है वो उन तक पहुंच नहीं रहा है, तो वो इस चीज़ का शिकवा यकीनी तौर पर करते दिखाई अभी तक जो रिलीफ मिल रहा है अगर बात करें एशिया की BISP के तहत जो लोग रजिस्टर्ड हैं बस उनको रिलीफ मिल रहा है। बिल्कुल, तो इसको कोई ओवरसी कर रहा है इस हवाले से? सही है जो बिल्कुल, देखें इस वक्त तक जो कल की सूरत हाल थी वहाँ पर यूटिलिटी स्टोर्स पर वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो आने वाले शहरी थे जो कि रजिस्टर्ड शहरी हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में, उनको फिल वक्त जो है वो राशन फराहम किया जा रहा था। मगर कल ही हमने देखा कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है उनकी जानिब से ये ऐलान किया गया था कि मज़ीद जो है वो उस रिलीफ पैकेज में उसमें इजाफा किया गया। 7.5 अरब रुपये का पहले रिलीफ पैकेज था, उसको फिर 12 अरब रुपये तक जो है वो पहुँचा दिया गया है, तो उसमें मज़ीद इजाफा
तोहफा किया गया और ये कोशिश की जा रही है कि रमज़ान मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो रिलीफ मिल सके। अब देखना ये होगा कि आज जब यूटिलिटी स्टोर्स पर शहरी रुख करते हैं, तो जाते किस किस्म के क्विकली अगर आप ये वन लाइनर बता जाएं कि वज़ीर आज़म ने तो ऐलान किया है, सूबाई हुकूमतें कंप्लायंस में कितना साथ दे रही हैं? बिल्कुल, देखिए सिंध हुकूमत की जानिब से भी रमज़ान रिलीफ पैकेज का जो है वो ऐलान किया गया था। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह जो हैं उनकी जानिब से ये ऐलान किया गया था कि कराची समेत सूबे भर के तमाम तर जो आवाम है उनको रमज़ान में रिलीफ पैकेज और उसके साथ साथ एक राशन ड्राइव जो है वो की जा रही है। तो दोनों काम जारी हैं, एक तरफ सस्ता राशन शहरियों को जो है वो फराम किया जा रहा है और एक तरफ ये कोशिश की जा रही है कि जो शहरी उस सस्ते राशन को भी जो अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनके घरों तक जो है वो राशन किसी तरह पहुँचाया जा सके। तो इक़दाम तो किए जा रहे हैं, फिलहाल देखना यह होगा कि शहरियों को कितना रिलीफ मिलता है, ये शहरी बता सकेंगे। ठीक है, इक़दाम किए जा रहे हैं और शहरियों को रिलीफ का भी इंतजार किया जा रहा है। हमें कराची से अपडेट कर रहे थे खबीब खान। अब रुख करेंगे शहर इक़्तिदार का कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। समन गुल हमारे साथ मौजूद है। समन बताइएगा, अगर हम बात करें नॉर्मल यूज़ की जो चीज़ें हैं, घी हो गया, अंडा, बेसन, चावल, दालें, इनके निर्ख इस्लामाबाद में क्या हैं और वहाँ पर कोई रिलीफ पैकेज दिया जा रहा है आवाम को या फिर आवाम वहाँ पर अभी तक इंतज़ार ही कर रही है? जी बिल्कुल, शहर इक़्तिदार में अगर महंगाई की बात कर ली जाए तो महंगाई उसी तरह बरकरार है। जैसे कि आप मेरे रकम में देख सकें कि यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर जो है वो रश लगा हुआ है लोगों का, और ये सिर्फ उन लोगों का रश है कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वाले जो लोग हैं उनके लिए वो लाइंस में खड़े होकर और रिलीफ जिनको दिया गया है वो चीज़ें ले रहे हैं। लेकिन जो बाकी जो मतवासत तबका है उनके लिए कोई रिलीफ नहीं है, उनके लिए वही रेट्स है जो पहले ही रेट्स से। जो लोग जिनके पास बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की नहीं है रजिस्ट्रेशन, उनको किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा? उन लोगों को किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा। उनके लिए वही रेट्स हैं जो पहले रेट्स से, आटा, चीनी, घी हो या फल सब्जियां हो, बल्कि वो रेट्स डबल हो चुके हैं। जो मरीम नवाज साहिबा की जानिब से रिलीफ का ऐलान किया गया है वो भी इन्हीं लोगों के लिए है बस? हाँ ठीक है, इक़्तिदार की बात की जा रही है, लोग हैं उन लोगों को दिया जा रहा है। अच्छा समर, आप ये बता दें कि क्वालिटी कैसी है वहाँ पर? यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर जो अशाए ज़रूरिया पड़ी हुई हैं उनकी क्वालिटी और आम मार्केट्स में जो हमें चीज़ें मिलती हैं सेम हैं या कुछ फ़र्क है? जो यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर्स में जो अशिया खुरनोश है उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। आटे की अगर आप क्वालिटी देख लें तो वो भी बिल्कुल गैर मेयारी है। बाकी जो दूसरी अशिया खुरनोश है उनकी भी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जो दुकानों से मिलती है उनकी क्वालिटी काफ़ी बेहतर होती है। रिलीफ तो दिया जा रहा है, लेकिन अशिया खुरनोश की जो मेयार है उसको भी बेहतर बनाना चाहिए ताकि जो आम आवाम है एटलीस्ट अच्छा खाए तो सही रमज़ान में, क्योंकि हर किसी की कोशिश होती है कि हम अच्छा खाएँ। समन बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया इस्लामाबाद के हवाले से। और सूरत हाल ये है अजीम कि जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाई है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट बिल्कुल में, ये शहरबानो यहाँ पे लाहौर में भी कई लोगों ने आकर कह लें गिला शिकवा ही किया। उन्होंने बोला जी कि ये आप इस मामले को हाईलाइट करें कि अगर मुतवसत तबके के लिए रिलीफ पैकेज अनाउंस किया गया है तो फिर मुतवसत तबके की जो डेफिनेशन है वो क्या रखी गई है, क्योंकि उनके बकौल यूटिलिटी स्टोर्स पे उन लोगों को रिलीफ नहीं मिल रहा है। और रिलीफ सिर्फ तबके की अगर बात की जाए पाकिस्तान में तो बहुत से ऐसे लोग हैं, मेरे ख्याल से मेजोरिटी ऐसी जिनके पास ये कार्ड्स नहीं है और वो लोग इस चीज़ को जानते भी नहीं है। दिहाड़ीदार तबका है, वो लाइनों में लगकर ये सारा कुछ नहीं कर सकता। अगर लाइनों में लगकर अपनी दिहाड़ी छोड़कर रिलीफ पैकेज लेने जाए और वहाँ पर पता चले जी इतना लंबा प्रोसेस है, आप पहले ये करें उसके बाद फिर आपको मिलेगा, तो ये रिलीफ तो नहीं है। इसको अनाउंस तो कर दिया गया है। देखें जी अब इसके ऊपर अमल दरामद कितना होता है। तो लाहौर की सूरत हाल भी जान लेते हैं। मोहम्मद लुकमान हमारे साथ मौजूद हैं। लुकमान बताइएगा लाहौर में इस वक्त क्या सिचुएशन है यूटिलिटी स्टोर्स की? वही सूरत हाल जो बाकी शहरों में है और ख़ासतौर पर जो अगर आप ओपन मार्केट में देखें तो बहुत सूरत हाल ख़राब है। अगर यूटिलिटी स्टोर पे 30% जो है डिस्काउंट दिया गया है तो यहाँ पे 30% कीमतें बढ़ चुकी हैं एक हफ्ते के दौरान। अब आप सब्जियों की बात कर लें कि सब्जियों की कीमतें मुसलसल उसमें इजाफा जारी है। आलू की सरकारी कीमत तो 57 रुपए है, लेकिन यहाँ पे 80 रुपए होलसेल मार्केट में मिल रहा है। इसी तरह जो कह लें कि प्याज है उसकी सरकारी कीमत 235 है, लेकिन यहाँ होलसेल मार्केट जहाँ पर मंडी में मौजूद 300 रुपए में मिल रहा है। तो 280-300 रुपए तक। लुकमान, वहाँ पर प्राइस कंट्रोल एजेंसीज या फिर इंतजामिया कमेटियाँ वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है किसी चीज को देखने के लिए?
और इसी तरह जो गोश्त है उसकी कीमत तो बरकरार है, लेकिन अगर आप उसको खरीदने जाएं तो कहीं महंगा मिलता है। जैसे बीफ की सरकारी कीमत 800 रुपए है, लेकिन आपको कभी भी 800 कहीं पे नहीं मिल रहा। मैंने भी बड़े अरसे बाद पहली दफा खुद प्याज खरीदा, मुझे लग समझ गई कि वाकई प्याज महंगा हो गया। तो सही कह रहे हैं आप। और रमजान के महीने में मिला था आपको प्याज? बस मैं ना पूछे, बड़ा महंगा हो गया रेट। तो मैंने लुकमान से ही पूछना था। लुकमान, आप मौजूद हैं इस वक्त सब्जी मंडी में, गालिबन आपके अकब में हम देख सकते हैं, तो यहाँ की प्राइसेस और यूटिलिटी स्टोर की प्राइसेस में कोई फर्क वाज़ेह तौर पर नजर आता है और क्वालिटीज में भी? यकीनन बहुत बड़ा फर्क है। साफ जाहिर है कि यूटिलिटी स्टोर पे एक सब्सिडी है, यहाँ कोई सब्सिडी नहीं है, बल्कि यहाँ पे तो लाइसेंस टू किल ही तकरीबन है, जिसको जितनी मर्जी कीमत वो उससे ले लें। और सूरत हाल जो सबसे खतरनाक चीज़ ये है कि सरकार भी कीमतें बढ़ा रही है। आज 11 सब्जियों की कीमतें सरकारी तौर पर बढ़ाई गई हैं। अच्छा। और दूसरी तरफ जो ताजिर है वो अपने हिसाब से उसको मल्टीप्लाई कर रहा है। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि आलू की कीमत सरकारी जो 57 रुपए है। मेरी साथी एंकर आपसे ये पूछ रही थी कि प्राइस कंट्रोल कमेटीज कहीं नजर नहीं आ रही आपको? ये सब्जी और फ्रूट मंडियों में भी नजर नहीं आ रही? इंतजामिया कहाँ पर है? जी बिल्कुल, इंतजामिया तो कभी भी नजर नहीं आती। एक दौर था जब मुशर्रफ के दौर तक एक मजिस्ट्रेसी का निज़ाम था, वो बाद में ख़त्म कर दिया गया, दोबारा रिवाइव नहीं हो सका। अभी भी यकीनन जो एक दो कंट्रोल सेंटर बनाए गए हैं, कंट्रोल सेल बनाए गए हैं, प्राइस कंट्रोल, लेकिन वो दूर से यकीनन इसको मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन उनकी प्रेजेंस यहाँ पे मंडियों में, कोई देखने वाला नहीं है। अच्छा लुकमान, हमें बताइएगा, मरियम नवाज साहिबा ने जो रिलीफ पैकेज दिया है उसकी क्या सूरत हाल है? आवाम को मिल रहा है और उसके बारे में भी कोई शराइत है? यकीनन एक बहुत बड़ी शर्त जो है कि सफेद पोश तबका तो उससे निकल गया। एक वो तबका जिसे कहते हैं पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, वो शामिल है। और पुअरेस्ट ऑफ द पुअर के लिए जरूरी है कि वो BISP से रजिस्टर हो या एहसास प्रोग्राम जो बाद में बन गया उससे रजिस्टर हो। लेकिन सूरत हाल ये है कि वो तब लोग जो कि है तो गरीब, लेकिन वो अपने आप को गरीब जाहिर नहीं करना चाहते, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमें लाहौर से अपडेट कर रहे थे मोहम्मद लुकमान। और अब हम रुख करेंगे पेशावर। हमारे नुमाइंदे काशिफ अजीज मौजूद हैं। काशिफ, बताइएगा पेशावर की सूरत हाल क्या है? वहाँ पे रिलीफ पैकेजेस दिए जा रहे हैं, यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया मौजूद है, शराइत तो नहीं है कोई? दीगर अजला की तरह अगर हम पेशावर की बात कर लें तो पेशावर में भी हुकूमत की तरफ से रमज़ान रिलीफ पैकेज का ऐलान तो हुआ है, लेकिन शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। शहरियों का कहना है कि ज़्यादातर यूटिलिटी स्टोर ऐसे हैं जहां पर सस्ता आटा दस्तयाब ही नहीं है। इसके साथ दूसरी सबसे बड़ी और अहम चीज़ जो है वो चीनी है, वो भी ज़्यादातर स्टोर्स पर नहीं है। और इसके साथ शहरियों का ये कहना है कि कुछ रियायती पैकेज में दालें और घी जो है वो शामिल है, लेकिन वो कह रहे हैं कि एक तो ये मयार जो है ये सही नहीं है, और दूसरा ये कि वो कह रहे हैं कि एक तरफ हमें जो है पैकेज में रिलीफ दिया जा रहा है, दूसरी तरफ एक ख़ास SMS पैकेज जो है उसके तहत हर जो ख़रीदार हैं उससे 100 रुपये काटे जा रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि एक तरफ हुकूमत की तरफ से उनको पैकेज दिया जा रहा है तो दूसरी तरफ उनसे कटौती की जा रही है। और तीसरी बात ये कि उनका कहना है बिल्कुल मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स पर ये अमल जो है हमने देखा है। और इसके साथ कुछ शहरियों का ये गिला है कि हुकूमत की तरफ से पैकेज उन लोगों को दिया गया है जिनकी सैलरी 60,000 से कम है। लेकिन मैं ऐनी शाहिद हूँ और हमने ये चेक किया है मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स में जहाँ पर 35 और 32 हज़ार वाले लोग आते हैं, अपना शनाख्ती कार्ड चेक करवाते हैं। एक कंफ्यूजन है छोटी सी, अगर आप उसे क्लियर कर दें। जब आपने ये बात की कि SMS के जरिए कटौती हो रही है और जो भी हिदायत आ रही हैं, तो ये वफाकी हुकूमत की जानिब से हिदायत हैं जब आप हुकूमत का लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं, या सूबाई हुकूमत की जानिब से इकदाम आता है? देखें यहाँ पर अगर हम बात कर लें यूटिलिटी स्टोर्स पर जो पैकेज है ये हुकूमत की तरफ से है, वफाकी हुकूमत की तरफ से है, तो ये कटौती जो है ये भी उनकी तरफ से हो रही है। दूसरी बात मैं कर रहा था कि 60,000 से कम जो यहाँ पर तनख्वाहदार तबका है उनका कहना है कि हुकूमत की तरफ से तो ये ऐलान हुआ है, यूटिलिटी स्टोर्स पर भी यही कह रहे हैं कि जिनकी सैलरी 60,000 से कम है उनको पैकेज दिया जाएगा। लेकिन काफ़ी सारे लोग जो हैं यूटिलिटी स्टोर का रुख करते हैं, वहाँ अपना शनाख्ती कार्ड जो है वो स्कैन करवाते हैं, उनकी सैलरी भी 40 से कम होती है, लेकिन उनको भी वो रिलीफ पैकेज जो है वो नहीं दिया जा रहा है। और कहा क्या जाता है? यूटिलिटी स्टोर्स के
कहा क्या जाता है, उनको ये किया जाता है कि आप लोगों की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है। तो उनका यही कहना है कि रजिस्ट्रेशन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वाला सिलसिला ये भी नहीं, ये एक सर्वे हुआ था जिससे के ज़रिए जो है मुख्तलिफ घरों में लोग गए थे। सर्वे के जो सर्वाइवर थे उन्होंने सर्वे किया है और घरों से पूछा गया है कि आपके घर में कमाने वाला कौन है, उसकी कमाई कितनी है। और वो सर्वे के तहत ज़्यादातर लोग कहते हैं कि हमारे घर कोई आया नहीं है, तो हमारी सैलरी उनको क्या इल्म होगा। उसके बाद उनका ये भी कहना था यूटिलिटी स्टोर में काम करने वालों का कि अब एक टीम बनाई गई है जो मुख्तलिफ जगहों का, मुख्तलिफ अजला का खैबर पख्तूनख्वा में दौरा करेंगे और वो एक बार फिर लोगों की एक ऐप के तहत रजिस्ट्रेशन होगी और उसके बाद उनको जो है रिलीफ पैकेज दिया दोबारा से टीम अब सर्वे करेगी और डेटा इकट्ठा करने के बाद तखमीना लगाएंगे, फिर उन्हें लोगों को रिलीफ देने के लिए इस तरह की चीज़ें सामने आ रही है। कैसा रिलीफ है ये? रिलीफ तो नहीं है कि लोग अगर कोई चीज़ एग्जैक्टली और या फिर ये दामों का रिलीफ है कि लोग अगर लेने जा रहे हैं और उनकी सैलरी भी 40,000 से कम है, तो कहा जा रहा है कि आपके घर में जो सर्वे हुआ था उसमें बताया गया था कि आप तो अच्छे पैसे कमा लेते हैं। और हमारी शहरबानों की सारी एक्सरसाइज का मकसद ही यही है कि हम ग्राउंड रियलिटी अपने नुमाइंदगान से जान चुके हैं कि बिल्कुल ऐसे ही रिलीफ मिल रहा है कि और ऐसी ये बड़ी पर्सनल बात नहीं है। पाकिस्तान के जो हालात हैं, अगर कोई भी शख्स आके अपने आप को टीम बताता है और वो पूछता है कि आपकी इनकम कितनी है, तो आई थिंक ये बहुत पर्सनल है, कोई भी नहीं बताएगा कितनी है। बहरहाल जी देखें, अब दोबारा तो पेशावर में टीम दौरा कर रही है, बाकी सूबों में भी आई एम श्योर सूरत हाल अब बेहतर हो जाएगी। तो जी ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे, कहीं मत जाइएगा। माह रमज़ान के दौरान खाने पीने और सोने जागने के औकात में तब्दीली आती है तो रोज़ेदारों की जिस्मानी तवानाई की सतह भी कदरे कम हो जाती है। दरअसल रमज़ानुल मुबारक में दिन और रात की तरतीब आम दिनों से मुख्तलिफ होती है, इसलिए इंसानी तबीयत को मुख्तलिफ मसाइल का सामना रहता है। रोज़े के दौरान दिन भर भूख और प्यास का सामना करना पड़ता है और जिस्म को ऐसी ग़िज़ाओं की फिर ज़रूरत होती है जो सेहत को बहाल रखने में काम आए। तो जी यूँ तो वैसे हर ग़िज़ा ही ग़िज़ाइयत से भरपूर होती है, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ऐसी कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो रोज़े के दौरान जिस्म की ताकत को बहाल करती हैं। तो इस हवाले से बेहतर जानने के लिए, बेहतर रहनुमाई के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मौरूफ हर्बलिस्ट हैं नैयर आपा साहिबा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का नैयर आपा। सबसे बड़ा मसला जो रोज़े में आता है वो ये आता है कि बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी की कमी को कैसे कम कर सकते हैं हम? हाँ जी, दही का ज़्यादा इस्तेमाल सहरी में। हाँ जी, सहरी में जो है वो आप दही का ज़्यादा इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा जो स्पाइसेस हैं वो मत यूज़ करें, जैसे मुरगन ग़िज़ाएँ, इस तरह की पराठे तले हुए लच्छे वाले। हाँ, पराठे के बगैर तो सहरी नहीं होती। नहीं, पराठा दही तो एक बड़ी फेमस सहरी है। बिल्कुल ऐसे नहीं, वो पराठे के बगैर तो गुजारा ही नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन क्योंकि फिर एक तो भूख भी जल्दी लगती है। पंजाबी किथे जान नहीं की करन, पंजाबी किथे जान, देसी घी है ना, सादी रोटी बनाए उसके ऊपर आप देसी घी का जो है वो लगाएं। हाँ जी, मेरे घर में शुरू से यही चलता है। पराठे कभी कभार चलती है, नहीं वो बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं है। सादी रोटी आप बनाएं, उसके ऊपर हल्का सा जो है वो देसी घी लगाएं। एक तो बच्चे यूज टू होंगे, उन्हें आदत होगी देसी घी की। नहीं तो अगर बच्चों को हम लोग देसी घी की तरफ ना लेके आए तो वो फिर उन्हें स्मेल आती है और उन्हें जो है वो इस तरह के इश्यूज हो रहे होते हैं। तो ये हेल्दी है, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो जिस तरह से मुरगन ग़िज़ाएं, मिर्च मसाले वाली, इन दिनों के अंदर थोड़ी ये चीज़ों को अवॉइड करें। तो जिन लोगों को जो है वो बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है और जो है वो फिर सारा दिन तबीयत बोझल रहती है, तो वो अपनी जो सहरी है उसका जो स्टार्ट ही है वो दही से करें और कोशिश करें कि दही ऑर्गेनिक हो और घर के अंदर आप जमाएं। सही, बहुत इजी है, बहुत इजी है घर के अंदर। मैं तो नहीं रहा, पर डब्बे वाले दही होते हैं वो अच्छे नहीं होते। नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं उनके बिल्कुल भी हक में नहीं हूँ। हाँ जी, बिल्कुल भी मैं पैकेट से मिलते हैं वो, नहीं, मैं उनके हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ। ऑर्गेनिक दही जो है वो बेहतरीन होता है। आप दूध ले आए, लेकिन कई लोगों को ऑर्गेनिक दही नहीं सूट करता, उनका गला खराब कर देता है। हाँ, वो अगर खट्टा हो, लेकिन अगर आप उसको घर में जमा लें तो वो खट्टा नहीं होगा। आप कच्ची जो कनाली होती है वो आम मिल जाती है, जो मिट्टी के बर्तन जहाँ से मिलते हैं, ठीक है, उसको ला के आप उसको पानी में 2-3 घंटे के लिए भिगो दें। वो पॉलिश वाली ना हो, ठीक है। उसको उनको कहना है कि कच्ची कनाली की, कच्ची कनाली। तो आप जो है वो जो दूध है ऑर्गेनिक दूध, उसको बॉइल कर लें, ग्वाले से लें आप। हर जगह पे आता है, अच्छी सोसाइटीज के अंदर भी हर जगह ग्वाले आते हैं। पानी ज्यादा होगा ना, दूध तो खैर कम से कम जो है वो खालिस होगा ना, खालिस मीन के भैंस का ही होगा, फ्रेश होगा। हाँ जी, वो केमिकल बेस्ड नहीं होगा। तो उसको आप जो है वो बॉइल करके, जब वो नीम गर्म सा हो, आप उस कच्ची कराली के अंदर उसको डाल के, कच्चे बर्तन में डाल के
उसके अंदर 1 टेबलस्पून आप दरमियान में दही डाल दें और उसको जो है वो आप ढक दें। 5 से 6 घंटे के अंदर अंदर ये आपका दही जम जाएगा। खट्टा बिल्कुल भी फ्रिज में रखें या फिर बाहर? नहीं, बाहर रखना होता है इसको। थोड़ी सी जो है वो हीट वाली जगह, मैं तो अगर थोड़ा भूल गई हूँ, टाइम कम है, तो मैं माइक्रोवेव ओवन के अंदर उसको रख देती हूँ। तो वो उसके अंदर जो है वो थोड़ी सी हीट होती है, तो वो 4 से 5 घंटे के अंदर आपका बेहतरीन और मीठा दही बनेगा। खट्टा दही बिल्कुल भी नहीं होगा, तो वो आप खाएंगे तो। और दूसरे नंबर पे ना गला खट्टी चीजों से उन लोग, मलाई वाला जो थोड़ा होता है, ये वही होगा? बहुत जी बिल्कुल, ऊपर जो है वो मलाई भी होगी। अब दूध पर अक्सर लोग घरों में बनाते हैं और बिल्कुल कच्चा पानी शर्ट डिटेल्स में आप दही की जा रही हैं, भूख लग जाएगी। मुझे बहुत भूख लगी हुई है। मलाई वाला होगा, ठंडा होगा। अजीम, आज हम खा सकते हैं। कल से हमारा रोजा है। अच्छा चलिए, ये तो हो गया ये वाला मसला। अब कुछ लोगों को ये होता है कि रोजे की वजह से बहुत ज्यादा एनर्जी शदीद ड्रेन हो जाती है। मैं उन लोगों में शामिल हूँ कि ना बोलने को दिल करता है, ना किसी से बात करने को, और बस रोजे की हालत में वो नमाज पढ़ो और ये चीजें करो और बस, और बेड पे लेट जाओ, काम करो तो ऐसे लगता है कि बस अब गिर जाएंगे। उनके लिए क्या, एनर्जी को कैसे बूस्ट कर सकते हैं? हाँ जी, थोड़ा सा मेरी बच्चियां भी जो पढ़ने लिखने वाली, आजकल कंप्यूटर का दौर है, कंप्यूटर पे काम हर वक्त, तो मैं क्या करती हूँ, मैं जो है ना वो पाउडर, एनर्जेटिक पाउडर मैंने बनाया हुआ है घर में। एनर्जेटिक पाउडर, हाँ, नाम बड़ा जबरदस्त रखा है। उसके अंदर जो है वो बादाम, अखरोट, चारों मगज, नारियल का जो खोपरा है, उस खोपरे की जो है ना वो पाउडर मिलता है। बादाम, अखरोट, चारों मगज और नारियल का जो है वो ऑप्शनल है, क्योंकि बच्चे कोकोनट पसंद करते हैं। अगर पसंद करते हैं आपके घर में डाल लें, नहीं पसंद करते तो बेशक ना डालें। और ये आप जो है इनका जो है वो ग्राइंड कर लें, इसका जो है वो पाउडर बना के इसके अंदर जो फुल मखाने होते हैं, ठीक है, जो पंजीरी वगैरह में डलते हैं, वो आप लाजमी डालें। इनको आप ग्राइंड, इसमें आप सफ़ेद तिल भी जो है वो डाल सकते हैं। अगर गर्मी वगैरह हाथ पाँव में रहती है या बच्चों को इस तरह का इशू है तो फिर बेशक जो है वो उसमें तिल ना डालें। इसको आप पाउडर ग्राइंड करके, इसका पाउडर बना के इसके अंदर जो है वो मिश्री जो है वो साथ डाल दें आप, ठीक है। तो इसको ग्राइंड करके आप बड़ा जार जो है वो भर के रख लें। इसको जो है वो सहरी के अंदर या अफ्तारी के अंदर चम्मच के साथ, ये इतने मजे का लगता है ना। इसको चाहे आप पाउडर फॉर्म बन जाएगी। इसको चाहे आप दूध के अंदर डाल के, नीम गर्म दूध में डाल के मिक्स करके आप वो वाला दूध बच्चों को भी दें, खुद भी पिए, ठीक है। फैटी बिल्कुल भी नहीं है। हमारे यहाँ पे तमाम उम्र के जो खवातीन नजर आते हैं, बच्चे, आप छोटे बच्चों से लेके, मेरे नवासी हैं 4 साल के, 2.5 साल, मैं उनको चम्मच के साथ, ये बना हुआ होता है, मैं उनको चम्मच के साथ खिलाती हूँ, तो वो यूज्ड टू हैं। देसी घी में उनको जो है वो देसी घी रोटी के अंदर चूरी बना के, तो ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये आपको एनर्जी भी देती हैं और प्लस आपकी जो है ना वो सेहत की दुश्मन नहीं है। तो नहीं आप जितने भी प्रोडक्ट्स आपने बताए, इंग्रेडिएंट्स जो आपने बताए, उनकी क्वांटिटी कितनी है? क्वांटिटी बराबर ले लें। अच्छा। अगर आपने पाव बादाम लिए हैं, पाव अखरोट ले लें, पाव चारों मगज ले लें, पाव तिल ले लें, 1 पाव जो है वो फुल मखाने ले लें, और उसके अंदर आप जो है वो 100 ग्राम के करीब जो है वो कुजा मिश्री ले लें धागे वाली। तो इन सब को थोड़ा मोटा सा पाउडर बनाना है, पाउडर बना लें। थोड़ा मोटा सा पसंद करते हैं, मोटा सा बना के, तो ये आप रखें। अफ्तारी के बाद जो है वो आप 1 चम्मच खाएं, 2 चम्मच खाएं, आपकी एनर्जी लेवल भी इससे पूरा होगा। आपको जो विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, सब आपको मिलेंगे। एक ऑर्गेनिक ड्रिंक अगर आप बता सकें कोई, जो क्योंकि अफ्तारी का जब वक्त होता है, फिर जो सामने पड़ा होता है ना, तो वो ही पी जाता है बंदा, वो पी जाता है। उसके लिए खोया खजूर का जो शेक है वो बेहतरीन है। खोया खजूर का, ये दूध सोडे और इस तरह की चीजें हैं। कैसे बना सकते हैं? खोया सिंपल, दूध के अंदर जो है आप थोड़ा सा जो है वो खोया डालें आप, 5-7। तो बहुत ज्यादा हैवी नहीं हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कम डालें ना, बहुत ज्यादा क्वांटिटी। जस्ट लाइक एक अगर गिलास आपका दूध है, उसके अंदर आप जो है वो 1 टेबलस्पून के करीब जो है वो खोया डाल दें, और उसके अंदर 2 या 3 खजूर डाल के उसको आप अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें। थोड़ी सी अगर गर्मी है बर्फ डाल लें। आजकल मुझे नहीं लगता कि ठंडा पानी जो है वो पीना चाहिए, नज़ला जुकाम फ्लू, मौसम चेंज हो रहा है, तो ये वाले इशू हैं। तो वो इतना मज़े का होता है, आपका एनर्जी लेवल भी उससे पूरा होता है, और उसके साथ जो है वो आपकी यानी कि जो दूध सोडा और उस तरह की चीज़ें, उनसे ये नहीं रहा। लेकिन ये भी तो एक तासुर है ना कि खजूरें बड़ी गर्म होती हैं, तो ये डेली पिया जा सकता है? नहीं, ये अभी हम लोगों ने ना एक कॉन्सेप्ट बनाए हुए हैं। तो वो फिर अगर आप खजूरें गर्म है, तो फिर मेरा ख्याल है जितने ये आप लोग जिंगर, बर्गर, फ्राइज और ये चीजें खाते हैं, पिज्जे खाते हैं, हाँ जी, तो वो उनसे ये बहुत बेहतर है। गर्म ही होना चाहिए ना खाने का। अच्छा नहीं रहा, अगर किसी को HB यानी ब्लड की कमी है, आयरन की कमी है, तो उसको क्या करना चाहिए रोजों में? उसके लिए जो है ना वो
एक बेहतरीन जो है वो, मैं एक कहवा कह लें, उसको ड्रिंक कह लें, ये आप बच्चियों को भी दें। बच्चियों के अंदर आप देखें पेल कलर है, उनके अंदर खून की कमी है, और कोई भी पालक या आयरन बेस्ड जो है वो इस तरह की चीज़ें बच्चे नहीं खाते, नहीं पसंद करते, उसके लिए हिबिस्कस फ्लावर, रेड कलर के फूल होते हैं, हर जगह पे आम लगे हुए हैं, ठीक है, घर के अंदर आप उसका एक पौधा लगा लें। डेली बेसिस पे उस पर 25-30 के करीब जो है वो फूल लगते हैं। 3 से 4 जो है वो आप फूल उतारें, उसके 1 कप अगर आपने पानी फ्लावर का नाम क्या था? हिबिस्कस। अच्छा, चाइना फ्लावर भी उसको कहती है, और हिबिस्कस का पौधा है, ठीक है। वो इतना, उसके साथ जो है वो अगर 1 कप डेली बेसिस पे आप वो छोटे बच्चों से लेके बड़े भी, बुजुर्ग भी हैं ना, तो वो भी अगर ये लेना शुरू कर देंगे, आप देखेंगे कि 15-20, लेकिन डेली बेसिस पे लेना है, 15 से 20 दिनों के अंदर जो पेल कलर है वो पिंकिश हो जाएगा, खून की कमी को पूरा करेगा, हार्मोन्स को, बच्चियों के खासकर जो इश्यूज होते हैं हार्मोन्स को जो है ये बैलेंस करेगा। और ख़ासकर जिन लोगों का हाई ब्लड प्रेशर रहता है, हाथ पांव गर्म रहते हैं, और जो बच्चियां और लड़कियां या लड़के जो टीन एज में जा रहे हैं, उनकी जो है वो स्किन पे एक्नी स्टार्ट हो गई है, मूड स्विंग हो रहे हैं, चिड़चिड़ापन हो रहा है, तो आप ये वाला कहवा उन बच्चियों को भी दें, लड़के भी लें, लड़कियां भी लें, एक्नी भी ठीक रहेगी, और जो बॉडी में टेम्परेचर होता है, आपकी स्टमक में हीट, वो सब ये भी बता दें जो आपके सामने हम प्रोडक्ट्स देख रहे हैं कुछ पड़ी हुई। हाँ जी, इनका इस्तेमाल भी बताएं, ये क्या चीजें? हाँ जी, जिस तरह से जो है वो हम अपनी हेल्थ की, सेहत की बात कर रहे हैं, तो स्किन के भी इश्यूज आ रहे होती हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी जो है वो समझ नहीं लग रही होती कि क्या करें, एक्नी हो गई है, उठाई एक्नी की क्रीम लगा ली, वो एक्नी को ड्राई करते करते जो है वो स्किन को भी ड्राई कर देती है। तो वो इस तरह की चीज़ें आपके आसपास हैं। अगर ड्राई स्किन है, आप जितना मर्जी मॉइस्चराइजर लगा लें, आपकी स्किन मॉइस्चराइज नहीं होती, मुंह धोया वापस ड्राईनेस आ गई, ठीक है। ये सागुदाना इंतहाई सस्ता है, बिल्कुल ऐसे इंतहाई सस्ता, बच्चों को खिलाते हैं। आपके बालों में डैंड्रफ है, आपके बाल ड्राई हो रहे हैं, आपकी स्किन ड्राई हो रही है, कोई भी मॉइस्चराइजर वहाँ पे काम नहीं कर रहा, ऑयल आप लगा नहीं पा रहे, सिंपल आप क्या करें कि आप 1 गिलास पानी के अंदर 1 टेबलस्पून सागुदाना डालें, इसको बॉईल कर लें। अच्छा। इसको बॉईल कर लें, 4 से 5 मिनट धीमी सी आग पे इसको बॉईल करके इसको स्टेन कर लें। इसी के अंदर जो है वो 1 टीस्पून आपके पास अगर आलमंड ऑयल पड़ा है, मस्टर्ड ऑयल पड़ा है, कोकोनट ऑयल पड़ा है, कोई भी ऑयल पड़ा है, वो आप डाल लें। 2 से 3 कैप्सूल विटामिन ई के डाल लें। ये आपका बेहतरीन हेयर बुटॉक्स है, आपका एंटी रिंकल और एंटी एजिंग जो है ये आपका सीरम रेडी हो जाएगा। बालों पे भी लगा सकते हैं, स्किन पे भी लगा सकते हैं। जी जी जी, इसको आप फुल फेस पे, बॉडी पे आपके ड्राइनेस हो रही है, बॉडी पे लगा लें, फेस पे वॉश करके बालों को आपने शैम्पू कर लिया है। शैम्पू के बाद आप ये वाला जो सीरम है शावर बॉटल में डाल के रूट्स, लेंथ एंड ड्राई हेयर्स के अंदर आप अच्छी तरह से वेट कर लें बालों को, और उनको जो है वो टाइप कर लें, और कैप आप शावर कैप जो है वो पहन लें। घंटा 2 घंटे बेशक 3 घंटे लगा रहे, बेशक ओवरनाइट लगा। चलिए, ये बहुत जबरदस्त चीज बताई आपने। नहीं आप जाते जाते वक्त कम है, ये बता दें कि कुछ लोगों को माइग्रेन इशू होता है हाँ जी रमजान में, तो वो ऐसी कौन सी चीज या कौन सी ऐसी हेल्दी एक्टिविटी लेके आए अपनाएं जो उनको माइग्रेन ना हो? हाँ जी, उसके लिए बहुत सिंपल सी रेमेडी है। आप जिन लोगों को ये इशू हो जाता है, सो के उठते साथ ही वो 5 से 7 छींके लें। अच्छा, कॉटन बड नोज पे टच करें, आजकल तो वैसे ही छींके आ रही हैं, बेहतरी होगी। उसके साथ जो ब्लॉकेज होती है वो खुल जाएगी। फ्लूइड अगर इकट्ठा हुआ है आपके दिमाग में वो खुल जाएगा। आप डेली ये रूटीन बना लेंगे, आप देखेंगे कि आपकी बगैर मेडिसिन के जो है ना माइग्रेन की जो प्रॉब्लम है ना, ये तो आपने बड़ा जबरदस्त टोटका बताया। और जो माइग्रेन के लोग हैं जिनको ये इशू है वो इसको करें और बताएं सुनो पाकिस्तान के पेज पर कि नैयर आपा का ये टोटका कितना कामयाब है। नैयर आपा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सुनो पाकिस्तान को आपने वक्त दिया, और आपकी रेमेडीज हमेशा ही बड़ी कमाल होती हैं, इस पे कोई शक नहीं, अमल दरामद भी करते हैं। धड़ हमने सवाल पूछे और हर चीज की कोई ना कोई रेमेडी मौजूद थी। तो यहाँ पर ब्रेक शामिल करते थे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। नाज़रीन, माह रमज़ान मुबारक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से मुसलमानों पर एक एहसान अजीम है। ये सब्र और हमदर्दी का वो बाबरकत और मुक़द्दस महीना है जिसमें अल्लाह अपने बंदों के रिस्क में इजाफा फरमाता है, साथ ही साथ इंसान को अपनी तरबियत और तर्ज़ ज़िंदगी पर नज़रसानी का मौका भी देता है। कल से इस मुबारक माह का आगाज़ हो रहा है, इसलिए आइए आज इसके मकाम, इसकी अज़मत, इसकी फ़जीलत, इसके मकसद और इसके पैगाम को अपने जहन में ताज़ा करें, ताकि हम इसकी बरक़ात से
भरपूर फ़ायदा उठा सकें। जी बिल्कुल, और इसी मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर तारिक शरीफजादा साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। डॉक्टर साहब, पहला बुनियादी सवाल, रोज़े की तारीख बताइएगा और माह रमज़ान को खुशामदीद कैसे कहा जाए। बिस्मिल्लाह रब्बि मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया, और मेरी जानिब से भी आपके सारे सामीन और नाजरीन को मुतवक्को तौर पे कल या परसों जो भी फैसला होगा रात को रुयत हिलाल कमेटी के फैसले के मुताबिक रमज़ान मुबारक की आमद जो है वो मुबारक। इस दुआ के साथ नेकियों के इस मौसम बहार से अल्लाह ताला हम सब को बेहतरीन इस्तिफ़ादा करने की तौफीक अता फरमाए। ये महीना जहाँ पर अपने अंदर सवाब में कई गुना इजाफे और बरकत के साथ हमारी ज़िंदगियों में शामिल होता है, वहीं पर मैं समझता हूँ कि ख़ुद एहतसाबी का भी एक ऐसा माहौल हमें फ़राहम करता है कि जिसमें एक लम्हे के लिए ठहर के हमें ये सोचना चाहिए कि ये जो एक महीना है ये हकीकत में 30 दिनों पर मुश्तमिल एक एक्टिविटी नहीं है, बल्कि ये एक तैयारी है जिसका असर बाकी 11 महीनों में भी नज़र आना चाहिए। तो गोया रमज़ान एक मौका है अल्लाह की तरफ से, माहौल इतना साजगार होता है और इतना मुआविन और मददगार होता है कि अगर कोई शख्स अपने आप को बेहतर करना चाहे, अपने मामलात, अपने मामूलात, हत्ता कि अपनी सेहत, किसी भी दर्जे की कोई भी खैर जो अपनी ज़िंदगी में दाखिल करना चाहे, उसका ये एक बेहतरीन इन्वायरमेंट हमारे इर्द गिर्द होता है। सो इसे एक अपॉर्चुनिटी समझकर, एक मौका समझकर, एक मोहलत समझकर इसका आगाज़ करना चाहिए और इसे इस तरह गुजारना चाहिए। और पूरी दयानतदारी के साथ मैं समझता हूँ कि हमें एक लिस्ट मुरतब करनी चाहिए जिसके अंदर हम बड़े ठहराव के साथ आज की रात बैठें और ये तय करें कि हमने अपनी ज़िंदगियों के अंदर कौन कौन सी वो खामियां हैं जो अल्लाह के लिए भी नापसंद की नज़र में भी नापसंदीदा हैं और अल्लाह की मखलूक की नज़र में भी नापसंदीदा हैं, और जिन्हें हम दूसरों में भी देखना पसंद नहीं करते, उनकी एक लिस्ट बनाई जाए। और ज़्यादा ना भी हो तो कम से कम 30 चीज़ें ऐसी आइडेंटिफाई की जाएं, क्योंकि मैं जितना अपने आप को बेहतर जानता हूँ शायद कोई और मेरे बारे में राय नहीं कायम कर सकता। इसी तरह हर शख्स का यही मामला है। सो अपनी निस्बत और ताल्लुक से 30 मसाइल जो हैं आपके, जो आपकी खामियां हैं, जो कमी है, या जिन शोबों में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश मौजूद है, उनकी एक फहरिस्त बनाई जाए और रोज़ाना की बुनियाद पर एक खामी को अगर निकालना शुरू किया जाए, मैं समझता हूँ कि जिस दिन आप ईद के मरहले पे पहुँचेंगे तो आपको हकीकी खुशी इन मानों में हो रही होगी कि आपको अपने आप से मोहब्बत होना शुरू हो जाएगी, आपका वजूद, आपके मामलात आपके लिए भी खैर का जरिया बन रहे होंगे और आपके गिरदो पेश का माहौल जो है उसके लिए भी जो है वो खैर का जरिया बन रहे होंगे। इसकी तारीख के हवाले से जब हमने बात की तो मैंने ये क्योंकि ज़रूरी समझा कि इब्तिदा में हम ये बात इसके अहमियत के हवाले से बात कर दें। इसकी तारीख खुद इतनी ही पुरानी है जितनी इंसानी तारीख इसको अर्ज़ी पर पुरानी है। वैसे इंसानी तारीख का कोई ज़माना, कोई तहजीब ऐसी हमें नज़र नहीं आती, हत्ता कि कोई मज़हब भी ऐसा नज़र नहीं आता कि जिसके मानने वालों को रोज़ा रखने की तरगीब ना दिलाई गई। और इसका आगाज़ जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से। ये बड़ी दिलचस्प रिवायत है कि आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में यहाँ आए तो हम सब जानते हैं कि जन्नत के अंदर अहले जन्नत का लिबास जो था वो उनका कालब ऐसे हुआ करता था जिस तरह के हमारे नाखून हुआ करते हैं, पूरा जिस्म ऐसा होता था। अच्छा। जब यहाँ पहुंचे तो अल्लाह के साथ उनका एक मामला चल रहा था, राजो न्याज, दुआएं, इल्तिजाएं चल रही थी। जब अल्लाह की तरफ से फरमान रहमत आ गया, उनकी माफ़ी का ऐलान हो गया तो ज़िंदगी मामूल पर आना शुरू हुई। आपने अपने जिस्म की तरफ तवज्जो की तो अंदाज़ा हुआ कि जिस्म जो है वो यहाँ की मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से इंतहाई झुलस गया और उस पर ज़ख्म हो गए। अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, परवरदिगार मुझे इससे निजात अता फरमा। तो अल्लाह ने पहली मर्तबा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कल्ब के ऊपर ये हिदायत इल्का की कि आप 3 रोज़े रखें। जब आपने पहला रोज़ा रखा तो वो जितने ज़ख्म थे वो सारे भर गए, उसके इफ्तार की बरकत ये थी। जब दूसरा रोज़ा रखा तो आपने ये देखा कि ज़ख्म तो ख़त्म हो चुके थे लेकिन अभी उसके जो निशान थे, जिसे उर्फ़ आम हम दाग कहते हैं, वो जो है उनकी जिल्द के ऊपर मौजूद थे, जो निस्बतन देखने में अच्छे नहीं लगते थे। दूसरा रोज़े के इफ्तार की बरकत अल्लाह ने ये अता की कि वो दाग भी ख़त्म हो गए। अब दाग ख़त्म हो गए, तकलीफ़ ख़त्म हो गई, लेकिन जो जिस्म पे वो झुलसाहट थी उसके आसार मौजूद थे, यानी जिल्द जो है वो बुरी तरह झुलस चुकी थी उस मौसम की वजह से, तो वो भी देखने में अच्छी नहीं लगती थी। तो जब तीसरे रोज़े का इफ्तार आपने किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी बरकत से आपके जिस्म के ऊपर वो जो जुलसाट थी उसको नूरानियत में बदल दिया। तो ये वहाँ से रोज़ों का आगाज़ हुआ और फिर ये इंसानी पूरी तहजीब हमारी जो है ना वो इस पर हमें गवाही देती है। कदीम चीन जो था उसके अंदर भी जो लोग आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि कदीम यूनान का मामला ये था कि वहाँ पर रोज़ा रखने के लिए सिर्फ अशराफिया को इसकी इजाज़त थी, यानी सिर्फ बादशाह और जो बरसरे इक़्तिदार लोग हुआ करते थे वो रोज़ा रखते थे, यानी एक प्रिविलेज के तौर पर लिया जाता था। जी हाँ, कदीम जब मिस्र की तारीख हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि उनके यहाँ एक रस्म और रिवाज के तौर पर सेलिब्रेशन के तौर पे रोजा मनाया जाता था। कदीम चीन के अंदर जिन लोगों ने कबाइल की सरबराही लेना होती थी, यानी जो वली अहद हुआ करते थे, उन्हें मश्क करवाने के लिए कि ताकि उन्हें बर्दाश्त
एहसास पैदा हो सके लोगों के मसाइल नहीं थे। जी हाँ, बिल्कुल मुस्लिम नहीं थे, लेकिन उनके यहाँ भी तरबियत के लिए, शख्सियत साजी के लिए रोजे के प्रोसेस से गुजारा जाता था। इंसानी तारीख के जितने इलामी गैर इलामी मज़ाहिब निज़ाम है, सब के अंदर रोजा मौजूद था। हत्ता कि यहूदियत और मसीहियत में तो बहुत नुमाया, हमारे मसीह बहन भाई जो हैं उनके यहाँ भी बड़े एहतमाम से रोजे रखे जाते हैं। हिंदुओं के यहाँ कड़वा चौथ हम देखते हैं, वो भी एक रोजे की शक्ल, बड़े डिफरेंट तरह के वहाँ और बड़ी सेलिब्रेशन उसके ऊपर होती है। वो एक अपने तौर पर रोजे की एक शक्ल उसे हम कह सकते हैं। पूरी दुनिया की तारीख के अंदर जब मैं पढ़ रहा था तो मैं चाहूँगा कि अपने सामीन और नाज़रीन को इस दिलचस्प इंकशाफ में शरीक करूँ कि सिर्फ इकलौता एक मज़हब है पूरी दुनिया के अंदर जहाँ पर रोज़े की हमें इस अंदाज में खाने पीने से रुकने की रिवायत नहीं मिलती, और वो है सिख मज़हब जो है ना, उसके अंदर रोज़ा नहीं है। बाकी उसके अलावा बाकी जितने भी मज़ाहिब मौजूद हैं उन सब के यहाँ कहीं ना कहीं रोज़ा जो है वो हमें इस शक्ल के अंदर जो है वो नज़र आता है, जिसमें तहजीब नफ्सी होती है, गुस्से पे कंट्रोल होता है। यानी जब कदीम चीन में रोज़ा रखवाया जाता तो वो उसमें रोज़े टूटने की शराइत में एक शर्त ये होती थी कि आपने उखड़ के बात नहीं करनी, आपने गुस्से में जवाब नहीं देना। जब आप गुस्से में जवाब देंगे तो जैसे खाने पीने से उनका रोजा टूट जाता था, वो कहते थे कि गुस्सा करने से भी रोजा टूट जाता है। अहले इस्लाम कैसे खुशामदीद करें? अहले इस्लाम के लिए बहुत बुनियादी इसका तरीकाकार ये है कि जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया कि हमें हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बचपन से ये तरबियत दी जाती है, घरों का माहौल होता है, हम बड़े खुशी खुशी बच्चों को रोज़े रखवा रहे होते हैं। बस इतनी सी गुजारिश है कि इस दफ़ा जब आप अपने नौखेज़ बच्चों को रोज़े की तरफ माइल करें और उनकी रोज़ा कुशाई का एहतमाम करें, सेलिब्रेशन करें, उन्हें तैयार करें, तो उन्हें ये बताएं कि ये रोज़ा जो है वो सिर्फ हाथ और मैदे का रोज़ा नहीं होता। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत की एक बड़ी तादाद ऐसे रोजेदारों की है जिन्हें खाने पीने के अलावा इस रोजे से और कुछ नहीं मिलता। इसका मतलब क्या है? मैं जो बात अर्ज करना चाहता हूँ कि हम अपने बच्चों को भी और अपने आप को भी ये तरबियत दें, ये पैगाम दें सहरी के वक्त, जो जब मैंने रोज़ा इख्तियार कर लिया है तो ये रोज़ा सिर्फ मेरे हाथ और मैदे का नहीं है, बल्कि ये रोज़ा मेरी कानों का भी है, मेरी आंख का भी है, मेरी जुबान का भी है, मेरे कदमों का भी है, हत्ता कि मेरे ख्याल का भी रोज़ा है। बहुत ज़बरदस्त बात की आपने डॉक्टर साहब। अब कहा जाता है कि ये जो रमज़ान है ये सब्र, शुक्र, हमदर्दी का महीना है और आपके सोल को प्योरीफाई करता है, आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। तो ऐसे में ये इरादी तौर पर हम किस तरह से मजबूत हो सकते हैं कि हम सिर्फ इस महीने में नहीं बल्कि पूरे साल हम सब्र करें, हम शुक्र करें, हम हमदर्दी करें, इन तमाम चीज़ों को हम किस तरह अपनी ज़िंदगी में शामिल करें? दुनिया भर के जितने माहिरीन नफ्सियात हैं ना, वो इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि जब किसी शख्स की कोई आदत जिसका वो एहतमाम करे अपनी ज़िंदगी में नाफिज करने के लिए 40 दिन तक, तो 40 दिन के बाद जितना उसे इख्तियार करना पहले दिन मुश्किल होता है, 40 दिन के बाद उसको छोड़ना इतना मुश्किल हो जाता है। यानी वो इतनी आसानी से आपके मिजाज का हिस्सा बन जाता है। 30 दिन का मौका मैं ये समझता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरा माहौल हमारे लिए मुआविन होता है, मददगार होता है अपने आप को ठीक करने के लिए। अगर मैं 30 दिन के साथ काश के ईद की खुशियों में भी हम उन तकाज़ों को जो रोज़ों का तकाज़ा हुआ करता है, वो जिनकी तरफ आपने निशानदेही की, वो जो अदम बर्दाश्त का एक हमारे यहाँ एक अचानक सा जो है ना वो आज आप देखेंगे कल जब हम रोज़ा रखना शुरू करेंगे, बड़ी तल्ख बात है लेकिन बुनियादी सच्चाई, और मैं मुझ समेत हम सब इसका किसी न किसी अंदाज में हिस्सा भी हैं और शिकार भी होते हैं कि जैसे ही हम रोज़ा रख के घर से बाहर निकलेंगे ना, कल रोजाना ट्रैफिक में एक बदनज़मी हमें नजर आती है, लेकिन कल हमें कई गुना ज्यादा नजर आ रही होगी। हर आदमी गोया साथ वाली गाड़ी में इशारा करके एहसान का मुजाहरा कर रहा होगा कि मैंने रोजा रखा हुआ है, मुझे एक प्रिविलेज जो है ना वो हासिल होनी चाहिए। इस रवैये को दुरुस्त करना, अपनी आदत को दुरुस्त करना, मैं समझता हूँ ये असल में रोजे का पैगाम है। रमजान की सबसे बड़ी खूबसूरती अपनी रहमतें, बरकतें, सादतें सर आंखों पे, लेकिन असल बात यह कि अपने आप को दुरुस्त। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक शरीफ साहब कि आपने बताया कि ये सारे मामले पर रोजा जो है वो सिर्फ हमारे भूखे रहने का नाम नहीं है, बल्कि कंट्रोल। बिल्कुल। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। तो जी अब सियासत की बात कर लेते हैं। आसिफ जरदारी ने तारीख रकम कर दी है और दूसरी बार सदर मुमलिकत बन गए। उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ भी उठाया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा ने उनसे हल्फ लिया और इस बार शहबाज शरीफ भी मुसलसल दूसरी बार वज़ीर आज़म मुंतखब हुए और आसिफ अली जरदारी भी दूसरी बार सदर मुंतखब हो चुके हैं। तो सदर और वज़ीर आज़म अब दोनों में ये भी मुमासलत पाई जाती है, वो दोनों मफाहमत की पॉलिसी लेकर चलते हैं और इस वक्त सियासी मफाहमत की अशद ज़रूरत भी है। अब देखना यह है कि सदर और वज़ीर आज़म मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाने में किस हद तक कामयाब होते हैं।
सदर मुमलिकत के आइनी मनसब पर आसिफ अली जरदारी के इंतखाब को मौजूदा हालात में बड़ी पेशरफ्त के तौर पर लिया जा रहा है। इन्हें मुफाहमत का बादशाह भी करार दिया जाता है और इसके अलावा उनके इंतखाब के बाद ये सवालात अब उठाए जा रहे हैं कि ऐवान सदर के नए मकीन के तौर पर आसिफ अली जरदारी का मुल्की सियासत में किरदार क्या होगा, मुंतखब हुकूमत के साथ उनके मामलात कैसे चलेंगे, क्या वो कौमी मफाहमत के अमल को आगे बढ़ा पाएंगे, और ये कि ऐवान सदर में आसिफ जरदारी की मौजूदगी विफाकी इलामत के तौर पर आइन तक महदूद रहेगी या वो कोई बड़ा सियासी किरदार अदा करते नजर आएंगे और उनके इंतखाब से पीपल्स पार्टी की सियासत पर बिलखसूस क्या असर पड़ेगा। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नासिर हुसैन शाह ये कहते हैं कि आसिफ जरदारी के इंतखाब के बाद मुल्क में बड़े बड़े सरप्राइजेस नजर आएंगे। तो ये सरप्राइजेस क्या होंगे, अवाम के लिए होंगे या सियासी मुखालफीन के लिए, तो इसी पर बात करते हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुंडी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा है नासिर हुसैन शाह साहब, वो जो सरप्राइज की बात कर रहे हैं वो सियासतदानों के लिए या अवाम के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल आपने वजह कहा कि प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब दूसरी दफ़ा एक सिविल तारीख रकम की और दूसरी दफ़ा सिविलियन प्रेसिडेंट बने इस मुल्क के। देखें, माजी में भी जब वो सदर बने थे तो उन्होंने बहुत से सरप्राइजेस दिए थे, आवाम के हवाले से कहें या अगर आप कहें कि पार्लियामेंट के हवाले से। उन्होंने अपने इख्तियारात, कभी कोई भी शख्स किसी को भी अपने इख्तियारात नहीं देता, लेकिन उन्होंने पार्लियामेंट को अपने इख्तियारात दिए। उन्होंने जो है 18वीं तरमीम करवाई, उन्होंने NFC अवार्ड और जो भी, ये देखिए मुख्तलिफ छोटे सूबों को जो है अपनी मतलब एक किस्म की खैबर खुखां को अपनी शनाख्त दी, छोटे सूबों को जो है वो वसाइल पे उनको जो है अपने वसाइल के जो है उसको एक किस्म का मालिक बनाया। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं और अभी भी मैं समझता हूँ कि उस वक्त मुल्क बड़े मुश्किलात का शिकार था। अगर आप दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कहें, जो किरदार दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हुआ, आज दोबारा मुल्क जो है वो माशी तौर पर पॉलिटिकल क्राइसिस भी हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो खैबर और पंजाब में है वो भी आपका बलूचिस्तान में है वो भी आपके सामने है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं समझता हूँ कि आसिफ जरदारी साहब पाकिस्तान में वाहिद सियासतदान है जो कंसेंसस पैदा कर सकते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब को मफाहमत का बादशाह भी कहा जाता है, तो इस वक्त तो पाकिस्तानी सियासत में मफाहमत की अशद ज़रूरत है। लगता है आपको कि इनके इंतखाब से मुस्तहकम होगी सारी सूरत हाल? क्वालिटी है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठे कर सकते हैं। जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि 2008 से 13 तक अगर आप देखें, फिर माजी में भी रिसेंटली जब अदम एतमाद हुआ था तो मेजॉरिटी पॉलिटिकल पार्टीज ने आसिफ जरदारी साहब को गारंटर कहा कि हमारे गारंटर ये हों। अच्छा। तो उनके जो एक ताल्लुक रहा है पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ, पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप के साथ, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है वो एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तमाम जो है पॉलिटिकल पार्टीज को और जो तमाम फोर्सेज हैं उनको इकट्ठा बिठाकर मुल्क को आगे ले जाने के लिए, एक तरक्की की तरफ गामजन करने के लिए मैं समझता हूँ कि वो एक रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। कुंडी साहब, स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है पीपल्स पार्टी की, स्पेशली प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की, और ये मुफाहमत का आगाज कहाँ से कर रहे हैं आप? देखें, अब तो आज वो अपने मतलब है कि ऑफिशियली अपने जो है वो उनके जैसे गार्ड ऑफ ऑनर है और बाकी उनकी ब्रीफिंग्स हैं, ऑफिशियली अपना जो है वो मनसब संभालेंगे। चंद दिन डेफिनेटली उनकी कॉल्स ऑन होंगी मुख्तलिफ लोगों की तरफ से, एम्बेसडर की तरफ। जैसे ही उनको कुछ दिनों में टाइम मिलता है तो डेफिनेटली वो एक सफ़र अपना शुरू करेंगे, मुफाहमत का सफ़र कहें, तरक्की का सफ़र कहें, मुल्क को एक फोर्सेस को इकट्ठा करने का सफ़र कहें। तो इंशाल्लाह ताला अब देखेंगे कि इंशाल्लाह बहुत जल्द इंशाल्लाह आप देखेंगे कि सरप्राइज देखें या तब्दीलियाँ देखें। तब्दीली का नाम तो बहुत बदनाम हो चुका है। अच्छा, वैसे कुंडी साहब, ये तब्दीली और सरप्राइजेस की बात भी मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल मेरे ज़हन में आया है और वो ये कि मफाहमत कैसे मुमकिन हो पाएगी। मुआशी चैलेंज की आप ही ने अभी बात की और सलीम मांडवीवाला का गालिबन ये बयान है कि पीपल्स पार्टी किसी भी IMF नेगोशिएशन का हिस्सा नहीं होगी, तो फिर कैसे होगी मफाहमत? देखें, बिल्कुल होगी। नेगोशिएशन की बात उन्होंने इसलिए की होगी क्योंकि हम इस कैबिनेट का हिस्सा नहीं है। माजी में भी अगर आप देखें कि जिस तरीके से हम कैबिनेट का हिस्सा थे, बिला भुट्टो जरदारी साहब वजीर खारजा थे, उन्होंने अपना एक रोल प्ले किया, बाकी वज़रा ने अपना रोल प्ले किया। हम काबीना का हिस्सा नहीं है, लेकिन हम हुकूमत को इसमें अपनी मशावरत देंगे, सपोर्ट देंगे, प्रेसिडेंट जरदारी साहब अपने फीडबैक देंगे। काबीना का हिस्सा तो आप नहीं है, लेकिन मुस्लिम लीग नून बार बार पीपल्स पार्टी को काबीना में शामिल होने की दावत दे रही है। तो पीपल्स पार्टी हुकूमती कश्ती पर कब सवार हो रही है, देख रहे हैं या फिर होंगे ही नहीं आप लोग? हम उनके शुक्रगुजार हैं कि हम बार बार वो दावत दे रहे हैं, लेकिन हमारा भी कोई इरादा नहीं है जो है किश्ती में सवार होने का। और इंशाल्लाह ताला हम हुकूमत को जो है वो सपोर्ट करेंगे, हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। उनके पॉजिटिव बिल्स होंगे, हम तनकीद डेफिनेटली करेंगे, लेकिन तनकीद बड़ा इसलाह करेंगे। हम ये नहीं हो कि रोज़ाना खड़े होकर करेंगे, हम उनको अपनी वो भी देंगे, फीडबैक भी देंगे, चीज़ें भी देंगे, इनपुट भी देंगे, ताकि मुल्क जो आगे जाए। हम क्या है कि
हम ये नहीं कहते कि जी आप अब तनकीद पर तनकीद करें, आगे न चलने दें और हैंड ब्रेक खींच लें, मुल्क तरक्की नहीं करें, लेकिन लोगों की जो है वो नज़रें इस पार्लियामेंट पे है, इन पॉलिटिकल फोर्सेस पे, इन पॉलिटिकल लीडर्स पे है। अगर पॉलिटिकल लीडर्स ने खुदा न खास्ता इस कौम को मायूस किया तो फिर कोई ऐसा मसीह नहीं जिस मुल्क को बचा सके। ठीक, तो कुंडी साहब मईशत ठीक करने के लिए भी तजवीज़ देंगे हुकूमत को? हर किस्म, मैं कहता हूँ मईशत हो, पॉलिटिकल, देखें माजी में भी अगर आप देखें जब हमारी हुकूमत 16 महीने की थी, PDM की जब हुकूमत उनके इत्तेहादी थे, हमने अपने इत्तेहादी जमातों को मजबूर किया कि अपोजिशन के साथ बैठकर टेबल टॉक करें। आपको याद होगा बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब ने सबसे पहले कहा था कि हम PTI के साथ मुज़ाकरात करेंगे और हमने टेबल टॉक्स की। ये तो उन्होंने जो है फिर ऐसे करतूत दिखा दिए 9 मई वाले वाक़यात और बाकी जो उसके बाद वो चीज़ें नहीं हुई। अदरवाइज हम अभी भी चाहेंगे कि मईशत की बेहतरी के लिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए। पीपल्स पार्टी ने अब तक क्या वर्किंग की, आइडेंटिफाई किया कि एक्चुअली में गड़बड़ किधर है मईशत के हवाले से, और अभी हुकूमत को पहला कदम क्या लेना चाहिए? देखिए चीज़ें आइडेंटिफाई की है, हमारी टीम ने की है, हमारी जो फाइनेंस टीम है उन्होंने भी की है, बैठे ही हुकूमत के साथ इंशाल्लाह करेंगे। अभी देखिए रमज़ान का महीना है, लोगों को अपने रमज़ान में रिलीफ देनी है, फिर उसके बाद आप IMF के पास मई में जाएंगे, फिर जून में बजट दे रहे हैं, तो एक दूसरे के बाद एक ऐसी चीज़ें आ रही हैं जिसको आपको फेस करना है। तो मैं समझता हूँ कि नई टीम फाइनेंस की आई है तो वो बेहतर करेगी, पहले से बेहतर कर। ठीक, बेहतरी होते हुए देख रहे हैं आप। अच्छा कुंडी साहब, सीनियर कानूनदान और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सीनियर रहनुमा लतीफ़ खोसा साहब कहते हैं कि इससे ज़्यादा मुतनाज़ इलेक्शन तारीख में नहीं देखा, ये हुकूमत ज़्यादा देर नहीं चलेगी। क्या समझते हैं आप इस बयान पर, क्या कहेंगे? देखें उनका जो बयान आया, माजी में भी जब इलेक्शन हुए, क्या 2018 का इलेक्शन पे एतराज़ात नहीं थे, 13 पे नहीं थे? हर इलेक्शन पाकिस्तान में एतराज़ात होते हैं। देखें हुए, अगर आपके पास सबूत है, हमारे पास भी अगर सबूत होंगे हम उनको कंपाइल करके अपने प्रॉपर फोरम में जाएंगे। आज ये वक्त है कि आए पार्लियामेंट में बैठें, ऐसी कानूनसाजी करें जहाँ पर आपने देखा कि आपके साथ ज्यादती हुई है, गलती हुई है, उन चीज़ों का रस्सा रोकें। अगर आज हम पार्लियामेंट में कानूनसाजी करके उन चीज़ों का रस्सा नहीं रोकेंगे, अगला इलेक्शन आएगा, फिर ये दोनों होगा, जो जीतेगा बोलेगा सब कुछ ठीक है, जो हारेगा बोलेगा ये हो गया, वो हो गया। तो जो चीज़ें हम समझते हैं, चाहे मैं समझता हूँ, चाहे आप समझते हैं, चाहे कोई और समझता है कि गलत है, आए पार्लियामेंट फोरम है, हम उस पर कानूनसाजी करें ताकि ऐसी चीज़ों का रास्ता रोकें। जैसे प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब ने 58(2)B के इख्तियारात अपने जो है दे के पार्लियामेंट को दिए, इस तरीके ऐसी चीज़ें करें ताकि जो है कोई इस चीज़ पे जो है दोबारा धांधली करने की कोशिश न करें। कुंडी साहब ये बताइएगा कि अभी मौजूदा हुकूमत की हम स्ट्रैटेजी देख रहे हैं, जो आम वजारतें हैं उनमें एक से ज़ायद लोगों को शामिल किया जा रहा है, मुआवनीन ख़ुसूसी, मुशीरे जो ख़ुसूसी हैं ये लगाए जा रहे हैं, तो ये बताएं कि ये कोई प्लानिंग है और क्या ये सही प्लानिंग है या ये घबराहट है? नहीं, प्लानिंग है। देखिए टीम के साथ अपने काम करना है। एक अगर आप कहें कि फाइनेंस मिनिस्टर एक और पूरे पाकिस्तान को पूरी मईशत को संभाले और बाहर भी जाए, डायलॉग्स करें, यहाँ पर भी करें, तो डेफिनेटली उसके लिए आपको टीम चाहिए। अगर आप फॉरेन मिनिस्ट्री में कहें तो आपको टीम इसलिए चाहिए कि फॉरेन मिनिस्टर नॉर्मली आउट ऑफ कंट्री होता है, पाकिस्तान में वो चीज़ें होती हैं, बाकी चीज़ होती हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पर उन्होंने ज़रूरत समझी कि फाइनेंस है या फॉरेन अफेयर है या बाकी जगहों पे जहाँ पर ज़रूरत है टीम की, उन्होंने टीम रखी है, जहाँ पर नहीं है ये टोटली प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्रेटिव है, जिस तरीके से उसके ऊपर जो है वो काम करता है। तो कुंडी साहब, रमज़ान के हवाले से कोई रिलीफ पैकेज आप लोगों की जानिब से बताया गया? डेफिनेटली आज कैबिनेट ओथ ले रही है और बहुत जल्द मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब, रमज़ान भी आ गया, कल पहला रोज़ा है। मैं आपकी तरफ से अपने पूरी पाकिस्तानियों को, अपने भाइयों और बहनों को, पूरी उम्मत मुस्लिमों को रमज़ान के महीने की मुबारकबाद भी देता हूँ। अल्लाह ताला खैर खैरियत से गुजारे और इंशाल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर साहब इसके भी पैकेज का ऐलान करेंगे। तो कुंडी साहब अब सरप्राइजेस भी बता दें, वो बात बीच में ही रहेगी। मैंने कुछ और सवाल किया था आपसे, फिर मैंने कहा सरप्राइजेस का भी आपसे पूछेंगे, तो कौन सा सरप्राइज आ रहा है पहला? सारी चीज़ें एक दिन मैंने पूछा, थोड़ा सब्र भी कर लेना, कुछ और भी कोई इशारा कुछ अगले प्रोग्रामों के लिए भी कुछ छोड़ देना। वो हमारी तारीखी, जो हमारी सियासी तारीख है कुंडी साहब, आपसे ज्यादा कौन उससे वाकिफ हो सकता है? आप खुद पॉलिटिशियन है माशाल्लाह से, वो इतनी इंटरेस्टिंग रहती है कि आने वाले प्रोग्राम के लिए कुछ ना कुछ रहता ही है, नया रहता है। तो आज के प्रोग्राम के लिए कुछ बताएं फिलहाल। कुंडी साहब, हमारी कोशिश होती है आपसे कोई तो ऐसी बात निकले जो हेडलाइंस में जाए, मुल्क को रिलीफ मिले। बस हेडलाइंस तो ये, प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब दूसरी दफा सिविलियन प्रेसिडेंट बन चुके हैं, आज का भी हल्फ ले रही है और इंशाल्लाह ताला रमजान का महीना कल शुरू हो रहा है और इंशाल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में भी। चले कुंडी साहब, एक बात तो फिर हम पक्की समझें कि इस बार वो जो एक स्पेकुलेशन इंतखाबात से पहले छिड़ी थी 18वीं तरमीम को रोल बैक करने वाली, वो तो अब नहीं, कोई चांस नहीं है उसका?
किसी रोल बैक 18वीं तरमीम पे भी बात होना शुरू हो गई थी ना? नहीं देखे, नहीं कोई रोल बैक करनी है। देखे कानून साजियाँ होती हैं, उसमें अगर आप समझते हैं कि उसमें बेहतरी की गुंजाइश है, हमेशा होती है, उसमें बेहतरी होनी चाहिए। लेकिन ये नहीं है कि आप कहेंगे पूरे जो है आप 18वीं तरमीम को रोल बैक करें। 18वीं तरमीम में कोई चीज़ ऐसी है जिसमें बेहतरी की गुंजाइश है, बेहतरी हो सकती है, तो बिल्कुल उसमें होगी। अगर आप बोले कि नहीं पूरी 18वीं तरमीम खत्म करें, उसमें बहुत से देखें शिक है, बहुत सी चीज़ें हैं, तो रोल बैक नहीं हो सकता किसी तरह। अच्छा कुंडी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब कैसे मुख्तलिफ हैं बाकी सदूर से? वो एक पॉलिटिकल लीडर हैं, पॉलिटिकल पार्टी के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट्री के प्रेसिडेंट हैं, और एक पॉलिटिकल है। आप देखें 2008 से 13 तक जो गहमा गहमी प्रेसिडेंसी में थी, उसके बाद आज तक वो गहमा गहमी मौजूद नहीं है उसमें। जब कोई पॉलिटिकल फिगर कोई ऐसी चीज़ बैठते हैं प्रेसिडेंसी में, तो वो मरकज़ बनता है वहाँ पर पॉलिटिकल गैदरिंग का भी समझें या नॉन पॉलिटिकल गैदरिंग के लोग आते हैं, वहाँ पर मीटिंग्स होती हैं। आप चंद दिनों में देखेंगे कि प्रेसिडेंसी जो है वो आपको पिछले 10 साल दौर से टोटली डिफरेंट नजर आएगी। और हमने एक और मुख्तलिफ चीज़ भी देखी है कुंडी साहब, इस बार के आसिफा भुट्टो बतौर फर्स्ट लेडी जो है उन्हें बनाने का फैसला किया गया है, इसके पीछे क्या स्टोरी है? देखिए खुशायद बात है, अभी मैं उसकी कंफर्मेशन तो मुझे नहीं, लेकिन मैंने सुना है होपफुली आज कंफर्मेशन उसकी हो जाएगी। और ये तो खुशायद बात है। और आसिफा भुट्टो जरदारी साहब अभी पार्लियामेंट में भी गालिबन वो आ रही हैं, ज़िमनी इलेक्शंस में वो हिस्सा ले रही हैं, और वो पार्लियामेंट कभी से भी बनेंगी। तो एक अच्छी बात है, एक नौजवान की आदत जो है वो नौजवानों को आना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर। मैं समझता हूँ कि नौजवान की आदत पार्लियामेंट में आएगी तो एक बहुत बड़ी चेंज होगी। यानी ये जो बात की जा रही थी कि आसिफा भुट्टो जो हैं अगर वो आएंगी तो भाई के लिए ज़्यादा बेहतर साबित होंगी, बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ उनके साथ दस्तेबाजू होंगी, शाना बशाना चलेंगी। इलेक्शन कैंपेन्स पे देखा भी हमने। बिल्कुल ऐसे तज्जिया निगारों की जानिब से ये भी प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि आसिफा भुट्टो के अंदर मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की झलक नज़र आती है। तो समझ रहे हैं कि ये मामला ज़्यादा बेहतर होंगे पीपल्स पार्टी के लिए? देखें बिल्कुल, अगर वो पार्लियामेंट में आएगी तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को आवाज़ बढ़ेगी। आज भी अगर आप देखें जब कैंपेन थी, जिस तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पूरे पाकिस्तान में कैंपेन चलाई, और उन्हें देखे स्ट्रेटेजी देखे कि उन्होंने पहले सिंध में कैंपेन चलाई, फिर वो बाकी पाकिस्तान में गए। और जब वो बाकी पाकिस्तान में जब जा रहे थे तो अपनी बहन के हवाले सिंध कर दिया कि आप जाकर रैलीज करें, जलसे करें, और उन्हें पीछे सिंध में रैलीज और जलसे भी किए। तो एक बहुत बेहतरीन कैंपेन आसिफा भुट्टो जरदारी साहब ने भी चलाई। तो मैं समझता हूँ कि जितनी ज़्यादा टीम वर्क हो उतनी बेहतरी होती है। जिस तरीके से टीम वर्क है, जब प्रेसिडेंट साहब बलूचिस्तान और बाकी इलाकों में भी गए, तो इस तरीके से जो मैं समझता हूँ टीम वर्क था आसिफा भुट्टो जरदारी साहब, मैं समझता हूँ ज़ैबा जो है वो एक पॉजिटिव एडिशन होगी, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को डेफिनेटली मुख्तलिफ चीज़ों में जो है इशूज़ में हाथ बटाएंगी। ठीक है, सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी साहब, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। और इस वक्त जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसमें पीपल्स पार्टी कहाँ स्टैंड कर रही है उस हवाले से अपना मौक़िफ़ पेश किया। एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हाजिर होते हैं। तो जनाब बात करेंगे फिर सियासत की। काबीना के लिए नाम भी फाइनल हो चुके हैं। पहले मरहले में मुख्तसर काबीना रखने का फैसला किया गया है। मईशत का महाज दो अहम शख्सियात संभालेंगी। मारूफ बैंकर औरंगजेब खान और मुशीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर को मुआविन खसूसी बराए ख़जाना बनाए जाने का इम्कान है, जबकि खारिजा का महाज 3 बड़ी शख्सियात देखेंगी, जिनमें साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार को वज़ीर खारिजा का कलमदान, साबिक सिफारतकार जलील अब्बास जिलानी मुशीर ख़जाना और तारिक फ़ातिमी को मुआविन खसूसी बराए खारिजा मुकर्रर किए जाने का फैसला सामने आ रहा है। साबिक निगरान वज़ीर आला और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को मुशीर दाखिला का ओहदा दिए जाने का भी इम्कान है। ख्वाजा आसिफ वज़ारत दिफा, एहसन इकबाल मनसूबाबंदी और तरक्यात, अताउल्लाह तारड़ को वज़ीर इत्तलात और नशरियात मुकर्रर करने का फैसला किया गया है। अब तक जो काबीना की शक्ल सामने आई है इसमें ज़्यादातर अगर बात की जाए तो टेक्नोक्रेट्स हैं और निगरान हुकूमत के लोग शामिल किए गए हैं। वफाक में नवाज शरीफ के साथ साथ उनकी काबीना के वज़रा भी मंजर आम से गायब दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, और इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार आमिर इलियास राना साहब मौजूद हैं। राना साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। इससे पहले कि गुफ्तगू बाकायदा तौर पर हम गुफ्तगू का आगाज़ करें, राना साहब हमारे पास कुछ वीडियोज़ हैं, अपने नाज़रीन को पहले वो दिखाते हैं, फिर आपका तबसरा भी लेते हैं इस पे। ये तो मरियम नवाज साहिबा की वीडियो हो गई, अब हम दूसरे वज़रा की देखते हैं, वो कौन है जिनसे वज़ीर आला केपी काफ़ी मुतहरिक नजर आ रहे हैं, उनकी भी वीडियो देखते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब, क्या बात है, कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? नहीं, खासे मुतहरिक नजर आ रहे हैं, अपना अपना स्टाइल है सबका। इसी पर तज्जिया लेते हैं आमिर इलियास राना साहब से। राना साहब, दोनों वज़ीर आला बड़े मुतहरिक नजर आ रहे हैं, कौन बाजी ले जाएगा? देखिए, बात यह है कि एक वज़ीर आला खातून है जी, एक मर्द है, एक केपी में है, एक पंजाब में है। एक ने अपना एजेंडा दिया और काम शुरू कर दिया, दूसरे ने तकरीरें की और काम शुरू कर दिया। अब ऑप्टिक्स अपने अपने हैं
कि एक तरफ जो आपने वीडियो दिखाई, मैं कुछ अपने मोबाइल में भी देखने लग गया था, कोई वो एम्बुलेंस को धक्का लगा रहे हैं। जी जी जी, और अगर वो ऐसी थी तो चीफ मिनिस्टर जो है ना, कहीं ऐसे रास्ते पे नहीं जा रहा होता ना, उसका स्क्वाड ऐसा होता है। पहले इस पे तबसरा कर लेते हैं कि वो जाए और वो लेकिन राणा साहब हमें तो वो चला दे। हमें तो फिर यही कहा जाता है ना कि मीडिया वाले तो बस तनकीद ही करते हैं हर बात में। अच्छी चीजें दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ आपने मरियम नवाज का दिखाया जी, जिसमें जाहिर पहलू दिखाने का आपने स्टार्ट काट दिया, जो नहीं था कि मैं घर के अंदर आ जाऊं। मतलब लोगों ने सोशल मीडिया पे उसके ऊपर मजाक उड़ाया था स्टार्ट में कि भाई कैमरा लगा हुआ है और आप पूछ रही हैं कि मैं अंदर आ जाऊं। अच्छा, चीफ मिनिस्टर जहां जाएंगी ऐसे रैंडम पे, जैसे वो जाएगा या ये जाएंगी, रैंडमली नहीं हो सकता कि सिक्योरिटी बिल्कुल ना हो। बिल्कुल ऐसे घर पे वो जा रही है, बिल्कुल ऐसे। लेकिन घर की तरबियत ये बताती है कि जब आप, मतलब ये मर्दों से भी कहा गया है कि जब आप घर में जाएं तो नॉक करके अपने घर में इजाजत लें। माँ बहन बेटी बैठी होती है, अगर वो पूछ रही हैं तो उसका भी मजाक बना दिया गया। गई तो वो उसी पे है ना जो उन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है लोगों से पूछने का कि किसी के पास खाना पीने की चीजें रमजान की पहुंच रही हैं, नहीं पहुंच रही हैं। अब मुकाबला अगर हम 2 वीडियोस का कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि इसको अभी चलने दें, अभी बहुत स्टार्ट है। अली अमीन के पास भी बहुत टाइम है। वीडियोस का कंपटीशन रहने दें, आप कारकर्दगी का कर लें तो क्या लग रहा है, क्या मतलब यही मैं कर देखें, एक आप रमजान शरीफ लाइनों में लगा के आटा देते हैं, एक कोशिश चीफ मिनिस्टर कर रही है कि आपके घरों में पहुंच जाए, और लिस्ट बड़ा मुश्किल चीफ मिनिस्टर की अपनी नहीं है कि जी इन लोगों को देना है और इनको नहीं देना है। कि वो डाटा है जो आखिरी दफा बिल्कुल चेंज करके बनाया था, तो वो बनाया था पीटीआई की गवर्नमेंट में सानिया नश्तर ने, जिसमें बेशुमार सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें, वो पैसे जा रहे थे, उनको भी निकाला गया, और जिनके मुतवम्मिल होने का खदशा नजर आया था उन सबको लिस्टों से निकाल दिया गया था। ये वही लिस्टें हैं। मेरे ख्याल में नुमाइंदों को लिया हुआ था सुबह, वो कह रहे थे कि सबको राशन नहीं दिया जा रहा, कोई रजिस्ट्रेशन की गई है जिसमें उन लोगों का नाम ही नहीं है, और इनकम सपोर्ट वालों को सिर्फ दिया जाता है। देखें ये पाकिस्तान है, ये आपका और हमारा यही काम है कि हम चेक रखें। मैं आपको बताऊं, मेरा ताल्लुक बक्कर से है, और मेरा एक पुराना दोस्त है लाला अकरम, उसकी वाइफ जो है उसको BISP से पैसे मिलते हैं। उसका मुझे फोन आया, और सराइकी में कहता है कि उन्होंने फोन आया तो आधे पैन 10 किलोमीटर दूर है, 36 दा खोखा, उठो आके राशन गिनो। मैंने उसे कहा कि तुम उसको फोन करो जिसने कॉल किया है, कि मरियम नवाज के नंबर पे मैं फोन करूंगा मेरे घर और तुम्हें शिकायत लगाऊंगा। आधे घंटे बाद उसका फोन आया, उसने कहा कि मैं भन दिता है, अच्छा छोड़ा उन्होंने वो पैसे और राशन देवन आंदे पैन। वो 2 घंटे बाद उन्होंने आके मादरत की, राशन भी पहुंचाया, और उन्होंने कहा गलती से तुम्हारा नाम हमारे पास आया, हमारे पास उसी इलाके के नाम थे, बक्कर शहर का यही नाम। तो राना साहब, अब बजाय जितना भी मुतवसत तबका है वो लाइनों में लग के सबको ये बोले कि जी मैं मरियम नवाज को डायरेक्ट फोन करूंगा, वो तो हर कोई नहीं कह पाएगा, तो बेहतर नहीं है कि इस चीज पे मैं ये मुतवसत तबके की नहीं, आप बात समझें, मैंने मुतवसत तबके का नाम नहीं लिया। BISP वाला मुतवसत तबके में आ ही नहीं सकता, आ गया तो फ्रॉड है। ये गुर्बत की सतह से नीचे रहने वालों की। सही है। मतलब मेरे से उसका ताल्लुक था, उसने मुझे फोन किया, मैंने उसके लिए किसी DC को, किसी को लाहौर फोन नहीं किया, मैंने कहा उसी फोन पे कहो कि मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा। और ये बात सबको पता है कि एक नंबर है। देखें, बात सुने, डिस्क्रिशन भी होगी, डिस्क्रिमिनेशन भी होगी, हम और आप इसी बात को चेक आवाज उठाएंगे, बिल्कुल कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ ठीक हो रहा है। जो ठीक हो रहा है उसकी भी बात करें, जो गलत है उसकी बिल्कुल। देखिए, चीफ मिनिस्टर भाग रही है, कोशिश कर रही है, बहुत जबरदस्त, लाहौर में कर रही है, पेशावर में कर रही है, तो दोनों में हमारे लिए ये बड़े फायदे की बात है कि इसके अंदर चीफ मिनिस्टर सिंध भी शामिल हो जाए, कि मुकाबला हो और आम आदमी को। बिल्कुल राना साहब, मुल्क के लिए और आवाम के लिए बेहतरी होनी चाहिए। हम तो चाहते हैं कि ऐसे कंपटीशन मजीद हो, सख्त हो, ताकि आवाम को फायदा मिले। अभी काबीना की तश्कील की बात कर लेते हैं, शक्ल सामने आ गई, इसमें ज्यादातर टेक्नोक्रेट्स और निगरां हुकूमत के लोग शामिल किए गए हैं। लेकिन अगर हम बात करें नवाज शरीफ की और उनके जो काबीना है, जो उनके गिर्द लोग हैं, वो गायब नजर आ रहे हैं। वजीरों और मशीरों की जो शमूलियत का इम्कान है, वो टेक्नोक्रेट्स और निगरां हुकूमत वज़रा को तरजीह क्यों दी जा रही है? मेरा ख्याल है हमें 3 बजे तक एक तो इंतजार करना चाहिए कि कौन कौन लोग आ रहे हैं। औरंगजेब आ रहे हैं, एक टेक्नोक्रेट की हैसियत से आ रहे हैं, बेसिकली वो पॉलिटिकल फैमिली से हैं, जस्टिस रमदे के दामाद हैं, भतीजे भी हैं, और इनके चचा ने नून से इलेक्शन भी लड़ा, असदुर्रहमान साहब ने, जिनसे रियाज फतेहाना जीते हैं, और इनके वालिद अटॉर्नी जनरल थे नवाज शरीफ के। लेकिन ये एक बिल्कुल
शक्ल से पाकिस्तानी है, अंदर से गोरा है, इसने पाकिस्तान में सर्विस नहीं की। अच्छा, इसको उसी हैसियत में लिया गया और जिस बैंक के ये सरबराह थे उस बैंक के लिए बायस फख्र थे। इनकी नौकरी बैंक के लिए नहीं थी कि जी 2 करोड़ या 3 करोड़ तनख्वाह थी, वो पाकिस्तान के लिए फिलहाल आज हलफ उठाएंगे 6 माह के लिए। इस जो शमशाद साहब का नाम आ रहा है, मेरे पास नहीं है उनका नाम शमशाद अख्तर का मेरे पास नहीं आ रहा। जो सैफ साहब है जो आईटी के मिनिस्टर थे, उनको किसी और हैसियत में शायद मिनिस्टर ऑफ स्टेट के दर्जे में लेके मामले खुसूसी टाइप आईटी में बनाया जाएगा। वो फुल वजीर नहीं आ रहे। मोहसिन नकवी का तो मुझे और आपको कहने की जरूरत ही नहीं है, वो ओपन हो चुके हैं, वो खुद कह चुके हैं, वो इतने ओपन है कि वो कहते हैं मैं आजाद सेनेटर आऊंगा। और मतलब उसको सारी पार्टियां मुश्तरका तौर पे बनाएंगी। और फिर जब आप और हम लाहौर में कहीं पिटाई हो रही है, कहीं कुछ हो रही है, तो जो ये करते रहे और फिर अब होगी विफाक से लेके सूबों तक 9 मई वाली, तो आप उसका तसलसल देखेंगे। उनकी सूरत में कुछ मिक्स आएगा। टेक्निकली जो टेक्नोक्रेट होंगे उनको लाएंगे। 3 बजे के करीब शायद 18 रुकनी विफाकी काबीना साहब के बारे में कहा जा रहा है कि वो वजीर खारिजा के तौर पर आ रहे हैं। मुझे नहीं समझ आ रही कि अगर ठीक है, उन्होंने जो दावे किए और वो उसमें मार खा गए। तकब्बुर अल्लाह की जात को ज़ेब देता है। मैंने आपके प्रोग्राम में भी कई दफा कहा कि जब वो कह रहे थे कि डॉलर मेरे चलने से गिरना शुरू हुआ और फिर जब डॉलर ने उनको भी तड़पाया पलटाया, तो वो गुस्सा जो है ना किसी को भी अच्छा नहीं होता और तकब्बुर भी नहीं अच्छा होता। वो शहबाज शरीफ को मिन्नत करके लेना पड़ा। तो अगर ये साइड पे करके वजीर खारजा को कम इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी बात ये है कि क्या ये सदाबहार थे? ये तो एटमी धमाके जब हुए थे उसके बाद वजीर खजाना बने थे। अगर आपको याद हो तो सरताज अजीज उस वक्त तक वजीर खजाना थे और मेरी ही कॉल पे कंप्लेंट करके ब्लू एरिया में एक बैंक से पैसे निकाले जा रहे थे। उस वक्त मरहूम नियाजी साहब DGFI थे, उन्होंने छापा लगाया था उस रात कि हम सारे जश्न मना रहे थे कि मुल्क में धमाके और हुए हैं एटमी और हम बड़े मजबूत हैं और पूरा इस्लामाबाद फिर रहा था जैसे पूरे पाकिस्तान में खुशी का समा था। तो एक बैंक रात को खुला हुआ था, तो हमने देख के फोन किया तो सरताज अजीज ने छापा मरहूम ने लगवा के उसको सील कराया था। इशू ये है कि ये उसके बाद वजीर खजाना आए थे, ये पहले बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में थे। ये चीजें पोजीशनें बदलती हैं कि आप अगर नहीं कर सके एक जगह पे तो हो सकता है आपको दूसरी जगह ट्राई कर लिया जाए, क्योंकि आप करीब भी हैं, सीनियर मोस्ट आदमी हैं, टिकट्स भी आप अवार्ड कर रहे हैं, साइन भी आप कर रहे हैं इलेक्शन करके, तो कोई ऐसा चंबा नहीं है कि भाई उनको वहां से हटा दिया जाए। मोहसिन नकवी से पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर्स को क्या मसला है? उनकी जानिब से कहा गया, असद कैसर की जानिब से, कि अगर मोहसिन नकवी को वजीर दाखिला बनाया गया तो हमारे साथ मफाहमत वाली बात भूल जाएं। फिर आप उन्होंने तो मोहसिन नकवी को और मजबूत कर दिया ये कह के, अच्छा असद कैसर ने, कि भाई अगर जिसने ये फैसला किया है कि इंटीरियर में ही इनको लाना है और मकसद उसका सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पीटीआई है, तो फिर तो उनको सर्टिफिकेट मिल गया, पूरा हो गया मकसद। ये हाँ बिल्कुल, उनको खुश होना चाहिए पीटीआई के असद कैसर पे। अच्छा, क्योंकि जब फैसला हो गया है जी जी, तो आप फैसिलिटेशन काउंसिल को मत भूलें जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, जो शहबाज शरीफ ने बनाई थी, निगरान दौर में और मजबूत हुई। मुसल्लह अफवाज का उसके अंदर किरदार मौजूद है, वहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स 6 शोबों के बन रहे हैं। उन सब चीजों को लेके चला जाएगा। यही इस गवर्नमेंट का मैंडेट है कि आपको इन्वेस्टमेंट लानी है। महंगाई तो आप फौरन नहीं कम कर सकते ना, तो महंगाई कम नहीं कर सकते तो आपको रोजगार देना है। रोजगार देंगे तो लोगों के अंदर बाइंग पावर भी आएगी ना। अगर रोजगार ही नहीं होगा, मजीद खराबी होगी जो 16 महीने में हुई थी, तो उसको दूर भी करना है। ये शहबाज शरीफ का चैलेंज है। राना साहब, एक और चैलेंज भी है कि सदर जरदारी अब दूसरी बार सदर मुंतखब हुए हैं, तो नून लीग पीपल्स पार्टी को भी वैसे दावत दे रही है काबीना में शामिल होने की, वो दावत कबूल नहीं कर रहे। अब सदर जरदारी दूसरी बार मुल्क के सदर भी बने हैं और वो ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी सरप्राइजेस भी देगी। तो कैसे देख रहे हैं आप मुस्तकबिल को? देखिए मैं आपको बताऊं, जैसे हमने मुराद अली शाह वाली बात कही ना कि इन्हें बाकी चीफ मिनिस्टर्स के साथ मुकाबले में आना चाहिए और वीडियोस के मुकाबले से ज्यादा तीनों को काम में सामने आना चाहिए और हम उसी पे जज भी करेंगे। जरदारी साहब और शहबाज शरीफ का निभाव बहुत अच्छे अंदाज से हो जाना है, क्योंकि सब स्टेक होल्डर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये नहीं है कि कोई जबरदस्ती मुसल्लत हो गया, ये एक पॉलिटिकल सौदेबाजी हुई है ना कि जी आप पीएम बन जाएं, हम सदर बन जाते हैं। ऐसा ही है। हम आपके साथ कैबिनेट में नहीं आएंगे, कैबिनेट में आज वो नहीं आ रहे, लेकिन बजट के बाद मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ पूरी कोशिश करेंगे कि उन्हें लाया जाए और जो 2 गवर्नर उनके हैं वो भी बनेंगे, उनके तमाम MNAs को वो तमाम मराहत सहूलतें मिलेंगी जो PMLN के, PMLQ के, MQM को जो इत्तेहादी हैं इनके, जो फंड्स की सूरत में हो सकते हैं, जैसे डेवलपमेंट फंड्स वो स्कीमें देते हैं, जो भी काम लोगों के होते हैं वो उसी तरह ही होंगे जिस तरह PMLN के होंगे। ये नहीं होगा कि कैबिनेट में नहीं शमूलियत कैसी हुई, गवर्नरशिप और सदर तो सेरेमोनियल ओहदे हैं, फिर ये शमूलियत तो ना हुई उस तरह से बाकायदा तौर पर।
देखिए ये दोनों तरह से सौदेबाजी है, मैंने आपको कहा है सियासी सौदेबाजी है। ये नहीं होता कि सिर्फ आप कैबिनेट की स्लॉट लेके ही हुकूमत में शामिल होते हैं, जैसे मैंने कहा वो लेंगे भी सही, उनको लाया जाएगा, लेकिन इब्तदाई तौर पे वो ये कहते हैं कि चूंकि इन्होंने बिरत इख्तियार की थी ना, आपको पता है बिलावल भुट्टो बहुत तकरीरें करते रहे कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं था 16 महीने की हुकूमत से, मैं तो वजीर खारजा था। तो वो चाह रहे हैं कि एक दफा आपने जो करना है, जो लोग ये समझते हैं कि ये लड़ाई होनी है, तो वो कहते हैं कि चूंकि अब नेगेटिव फैसले होने हैं, नेगेटिव से मुराद अवाम के ऊपर बोझ आना टैक्स का IMF की वजह से, तो वो नून लीग बेयर कर ले, उसके बाद हम आ जाएंगे। लेकिन कई जगहों पे ये भी बात होती है कि इसी तरह साइमल्टेनियसली कि जी आप अपनी मर्जी से फैसले कीजिए, ताकि कल को आप ये ना कहें देखें जी पीपल्स पार्टी ने हम पे ये दबाव डाल दिया था, JUI ने ये दबाव डाल दिया था। तो ये अभी वही वो सिचुएशन है जहां से हमने प्रोग्राम इस सेगमेंट का आगाज किया मेरे साथ आपने, कि हमें देखना होगा अभी हुकूमतें बनी हैं, चलना भी नहीं शुरू हुई है, हम इनको चलने दौड़ने भागने सब देखेंगे हम कि कब कैसे करेंगे। अभी हमें बात करनी है और इनको वॉच करना है कि इनकी प्रेफरेंस अगर 86 रुकनी काबीना होगी तो कैसे हम इनको कहेंगे कि ये बहुत अच्छी काबीना है। लेकिन अगर एक रीजनेबल साइज में होगी, डेवलपमेंट होगी, काम करेंगे, तो हम कहेंगे बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ऑप्टिक्स सिर्फ ये नहीं होने चाहिए कि हम तनख्वाहें नहीं लेंगे और वजीर 86 होंगे, तो 86 वजीरों के भी खर्चे तनख्वाहें ना भी हों, लंबी लंबी फहरिस्तें हैं, वो भी सामने ही है। बहुत शुक्रिया, राना साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे मुल्क की, और आपने तज्जिया दे रहे थे और बताया जा रहा था कि अभी इंतजार करें 3 बजे तक, अभी से अंदाजे मत लगाएं। यहाँ ब्रेक शामिल करते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नाज़रीन, दुनिया की आबादी इस वक्त 7.8 अरब के लगभग है। इतनी बड़ी तादाद में आपकी शक्ल किसी दूसरे इंसान से मिल जाना कोई बड़ी बात नहीं है, पर अगर आपकी शक्ल किसी सेलिब्रिटी से मिलती है तब आपकी ज़िंदगी में यकीनन एक खुशगवार तब्दीली आ जाती है। तो गुज़िश्ता दिनों यूनिवर्सिटी ऑफ बार्सिलोना की फैकल्टी ऑफ मेडिसिन ने इस हवाले से एक तहकीक भी सामने शाया की है, और उनके मुताबिक ये है किसी के स्ट्रेंज ट्विन्स के DNA की तरतीब में भी काफ़ी मुमासलत पाई जाती है। तो हमारे आज के जो अगले मेहमान हैं वो एक ऐसी ही शख्सियत हैं, उनका नाम है यासिर अमार साहब, और इनकी शक्ल मारूफ अदाकार हमजा अली अब्बासी से बिल्कुल मिलती है। और यासिर टिकटॉक पर वीडियोस भी बनाते हैं। एक अरसे से हमजा अली अब्बासी से मुलाकात भी करना चाहते थे और फिर गुज़िश्ता दिनों उनकी ख्वाहिश पूरी हुई है, हमजा अली अब्बासी से उनकी मुलाकात हुई और इसकी वीडियो उन्होंने अपने अकाउंट पर शेयर की, जो बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। तो यासिर अमार की कहानी उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। यासिर हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का यासिर, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया। ये स्टोरी क्या है, कब पता चला कि आपकी शक्ल जो है हमजा अली अब्बासी से मिलती है? ये टिकटॉक बनाने के बाद पता चला या उससे पहले ये मामला थे? जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, वाकई बहुत शक्ल मिल रही है। आपकी आवाज आ रही है मुझे, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा यार, मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था 2018 में, तो मैंने अपनी कुछ पिक्चर्स अपलोड की जिसमें मेरी काफी रिजेम्बलेंस लोगों ने कहा, लोगों ने बड़े डिफरेंट मुझे कमेंट्स दिए। तो क्योंकि हमजा अली अब्बासी बहुत अच्छे लगते हैं, बिकॉज वो ह्यूमन बीइंग बहुत अच्छे इंसान हैं, और उनकी सिर्फ एक्टिंग अच्छी नहीं है बल्कि उनको आइडियलाइज करते हैं लोग। मैं भी आइडियलाइज करता हूँ बिकॉज ही इज अ वेरी गुड पर्सनालिटी, और लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए। तो इससे कोई मेरे ख्याल में कोई गलत बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी एक्टर को फॉलो करते हैं, उसकी लाइफ को फॉलो करते हैं और वो ह्यूमन भी एक अच्छा इंसान है, तो इसमें मेरे ख्याल में कोई गलत बात नहीं। अच्छा यासिर, आप बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार बात भी तकरीबन हमजा अली अब्बासी के स्टाइल में ही कर रहे हैं, तो मुझे बताइए, आपने सारा कुछ अडॉप्ट किया हमजा अली अब्बासी का? नहीं, कुछ चीजें होती हैं बेसिकली, आप किसी की आवाज में बात नहीं कर सकते हैं। आपकी अपनी आवाज की जो पिच होती है वो स्ट्रांग होती है। अब मेरी वॉइस है, इसमें मेरे जो दादा अबू हैं उनकी आवाज बड़ी स्ट्रांग है, मेरे फादर की बड़ी स्ट्रांग है। तो आई थिंक आपका जो वे ऑफ टॉकिंग होता है, आप किसी हद तक वो फॉलो कर लेते हैं, किसी हद तक आप अपनी जो आपकी आवाज की पिच होती है वो ही रहती है। लेकिन ये है कि कुछ चीजें होती हैं जो आप किसी न किसी अच्छे आपके लाइक आपके कोई टीचर होते हैं, कोई भी इंसान होता है, लाइक मैं खुद एज एक्टर एज अ मॉडल काम कर रहा हूँ लाइक 2018 से। तो आपके पास जिसको आप आइडियलाइज करते हैं, कुछ एक्टर्स होते हैं, कुछ एक्टिंग क्लासेस लेते हैं लोग, तो मेरे ख्याल में मैंने अपने हिसाब से काम शुरू किया। अच्छे अच्छे लोगों को जब आप देखते हैं तो पॉजिटिव चीजें लोगों की पिक करते हैं। बिल्कुल, तो मैंने कुछ चीजें पिक की, कुछ खुदा ने टैलेंट दिया,
अच्छा, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि हमजा अली अब्बासी की तरह बिल्कुल आप बात कर रहे हैं, अगर आपको देखा ना जाए तो बिल्कुल आप वही लग रहे हैं, देखने में थोड़ा सा फर्क मुझे लग रहा है, छोटे भाई लग रहे हैं आप। अच्छा, जब आपको स्टार्ट में उनसे मिलवाया गया, इस चीज का एग्री नहीं करता कि मेरी लुक्स हमजा अब्बासी से मिलती हैं। हाँ। बस थोड़ा बहुत होता है कि शक्ल मिल जाती है। अच्छा, रिसेंटली आपकी मुलाकात हुई है हमजा अली अब्बासी साहब से, तो उनकी जानिब से क्या रिमार्क्स दिए गए आपको? ऑनेस्टली स्पीकिंग कि जब हमजा अब्बासी साहब से मेरी मुलाकात हुई, बड़ी पर्सनल हमारी मुलाकात थी। बड़ा उन्होंने इनवाइट किया मुझे कॉफी पे, और जब मैं गया तो उन्होंने मुझे दूर से देखा तो बड़ा वो एक स्माइल करते हुए उन्होंने मुझे बोला कि अपने आप से मुलाकात हो रही है। जबरदस्त। ये हम वैसे वीडियो भी देख भी रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। बहुत बड़ा पन है कि उन्होंने आपसे मुलाकात की, और वो इस तरह हम देखते रहे कि बहुत सारे लोग बहुत सेलिब्रिटीज से मिलते हैं लेकिन कभी मुलाकात करते नहीं देखा। टेलीफोनिकली हमारा कांटेक्ट था लाइक 2 इयर्स से। अच्छा। तो मतलब कभी हो जाती थी बात, कभी तो फिर एक दफा हमने बात की इस तरह कि चले एक मुलाकात रखते हैं, तो फिर उन्होंने बोला कि आप इस्लामाबाद आ जाओ, तो मैं फिर इस्लामाबाद गया, वहां से मुलाकात हुई हमारी, बड़ी अच्छी मीटिंग रही। सो वो जब मैंने रियल में देखा उन्होंने मुझे, तो उनके जो कमेंट्स थे वो ये थे कि यार पिक्चर्स में रिजेम्बलेंस डिफरेंट थिंग, लेकिन आपकी रिजेम्बलेंस काफी ज्यादा है कि मैं अपने आप को देख रहा हूँ और सुन रहा हूँ। ये तो कॉम्प्लीमेंट हो गया ना। फिर यासिर ये बताएं कि इतनी मुमासलत ये एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट है या फिर ये नेचुरल हो गया, और इसका फायदा हुआ या नुकसान हुआ? नहीं, मुझे इस चीज का कोई नुकसान नहीं है। ये आपकी थिंक पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह की सोच रखते हैं। बहुत से लोग मिलते हैं, हर किस्म के लोग मिलते हैं। कुछ कहते हैं कि आपकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी होनी चाहिए, कुछ कहते हैं जी कि आप किसी की कॉपी नहीं होनी चाहिए। कॉपी की बात नहीं होती है, अगर आप किसी को फॉलो करते हैं और आपकी कुछ शक्ल मिलती है इज अ डिफरेंट थिंग। कुछ हद तक शक्ल मिलती है, कुछ हद तक मेरी मुस्टैची जैसे आप अगर कहीं पे जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, किसी ने आपको देखा, किसी खातून ने आपको देखा और उन्होंने आपको हमजा अली अब्बासी समझ के फोटो खिंचवा ली या ऑटोग्राफ ले लिया, तो फिर बुरा लगता है? लेकिन हमजा अली अब्बासी ने आजकल बहुत ज्यादा वेट लूज किया हुआ है। हमजा अब्बासी समझकर नहीं, मेरी पिक्चर्स में लगता है इस तरह, क्योंकि मेरी अपनी पर्सनालिटी, बिकॉज मैं अभी मेरी एज अभी काफी कम है, बीएड की वजह से बहुत ज्यादा लगती है। बिकॉज हमजा भाई से मैं जब मुलाकात हुई तो उन्होंने भी जब बोला कि यार अभी आप बहुत यंग हो, लेकिन पिक्चर्स वीडियोस में आप बहुत मैच्योर लगते हो। उसकी वजह ये है कि मेरी मुस्टैची, आवाज। अच्छा, यासिर कोई ऐसा यादगार वाकया सोशल गैदरिंग में, लोग तो आपको जाहिर है धोखा खा जाते होंगे कि आप हमजा अली अब्बासी हैं, लेकिन कोई ऐसा वाकया जो आप भी हैरान हो गए और बड़ा फनी वाकया और यादगार, वो हम शेयर करें आप हमारे साथ? हमजा अब्बासी का एक सीरियल मुझे पसंद था बहुत ज्यादा, प्यारे अफजल। प्यारे अफजल, तो प्यारे अफजल चल रहा था या, तो उसमें एक मेरे ख्याल में हमारे घर के मैसन थे, काम लगा हुआ था, तो वो शायद देखते होंगे उनको, तो वो मुझे कहते हैं कि जब मैं वो सीरियल देखता हूँ मुझे फौरन से तुम याद आते हो। मेरी उस वक्त लुक्स नहीं थी इस तरह, मुस्टैचीज भी मेरी बड़ी कम थी, तो बस ये मेरे आईब्रोज में लोग कहते हैं आपने कट लगवाए हुए हैं कोई, तो ये स्टिचेस लगे थे बचपन में, कहते हैं कि यार तुमने उसको फुल अडॉप्ट किया। तो बस यासिर आप क्या कर रहे हैं अभी अपनी लाइफ में? आप भी कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, तो उनके बारे में बताएं फिर। Yeah, I started my career 2018. I did TV commercial, TV drama, एक फिल्म की थी, और साथ रिसेंटली एक सॉन्ग किया है, बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट किया है। तो बस ये चीजें हैं, चल रही हैं अभी। साथ मेरा एक अकाउंट था टिकटॉक का, वो बैन हुआ 2019 में, फिर 2 साल में बिल्कुल आउट ऑफ टच था सोशल मीडिया से, और दोबारा से अकाउंट बनाया, और विद इन 1 ईयर बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला लोगों ने। लेकिन रिस्पांस और जो वजह शोहरत है वो ये इंसिडेंट है, वो आपकी मुमासलत ही है हमजा अली अब्बासी से, ये तो है ना? आपके पास आपकी एक अच्छी पर्सनालिटी होना बहुत जरूरी है। आप किसी के लुक्स को फॉलो कर लें और आप सामने आके बैठ जाएं और आपको बोलना ना आता हो, तो मेरे ख्याल में उसका वैसे यासिर हम जितनी भी आपसे अभी तक बात की है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप नहीं मानने को तैयार के आप मुमासलत रखते हैं हमजा अली अब्बासी से, लेकिन आपकी आवाज की चले पिच की बात कह लें वैसी है और आपका बोलने का अंदाज भी थोड़ा वैसा है, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा कि अगर आप हमजा अली अब्बासी का कोई डायलॉग ही बोल के सुना दें उनके स्टाइल में। हमजा अब्बासी की आवाज में डायलॉग? हाँ जी। मन्नू ये क्या किया तुमने? कल ही तो पढ़ाया था तुमको, अगर इम्तिहान में भी ऐसे ही लिखोगी तो जाहिर फेल तो होगी ना।
क्या बात है, जबरदस्त। ऐसे लगा हमजा अली अब्बासी ही बोल रहे हैं, इतनी आवाज और अंदाज और मिलना। चले यासिर, आपकी अपनी पर्सनैलिटी है, शक्ल इतनी ज्यादा नहीं मिलती लेकिन आवाज बहुत ज्यादा मिलती। मौके की मुनासिबत से हमजा अली अब्बासी बन जाते हैं इम्प्रेस करने के लिए कुछ लड़कियों को। हमें किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत यासिर तो अपने अंदर एक पूरे हीरो हैं, उनको किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है। हमारी दुआएं आपके साथ हैं और बेस्ट विशेस आपके साथ हैं कि आप बिल्कुल जो भी प्रोजेक्ट करना चाहें खुल डुल के काम करें जी। और बहुत शुक्रिया आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया। आपने जो डायलॉग बोला हमजा अली अब्बासी का, वो बिल्कुल आपने बड़ा जबरदस्त मिमिक किया, तो जी बेस्ट विशेस है आपके लिए। शहर बानो, आपको क्या लगता है कि इसका फायदा होता है, इसका नुकसान होता है अगर आपकी शक्ल किसी सेलिब्रिटी से मिलते हैं? अच्छा, अगर तो आप इस फील्ड में आना चाहते हैं, एक्टिंग करना चाहते हैं, तो अगर उससे पहले कोई मौजूद है तो उसका फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। एक ये कि आपको लोग उस तरह के बड़े रोल में नहीं लेंगे कि आप हमजा अली अब्बासी की कॉपी हैं। दूसरा ये कि हो सकता है लोग इस चीज़ को पसंद करें और कहें जनाब वो बहुत महंगे हैं, तो उनकी जगह पे जो न्यू लोग आ रहे हैं उनसे मिलते जुलते उन्हीं की तरह डायलॉग बोलते हैं तो उनको कर लेते हैं। वैसे शहर बानो, हम चूंकि बात कर रहे थे, आपसे कभी ऐसा हुआ कि आपको कभी किसी सेलिब्रिटी से मिलवाया गया हो? मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ वैसे, क्योंकि मेरे साथ हुआ है लेकिन वो सेलिब्रिटी पाकिस्तान की नहीं है, इसलिए मैं नाम वैसे आपने मेरी बात की है तो मैं आपको मुकाबला हुस्न के बारे में कुछ बताऊं। जी, मुकाबला यूरोप पे बोल के यासिर में इतना कॉन्फिडेंस था ना, और आप में भी माशाल्लाह से उतना ही ओवर कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मेरा जिक्र हुआ तो मुकाबले हुस्न की बात होनी चाहिए। फिर यूरोपीय मुल्क की चेक रिपब्लिक, उनकी एक हसीना है और हसीना का नाम है जी क्रिस्टीना पेस्कोवा। इन्होंने मिस वर्ल्ड 2024 का टाइटल अपने नाम बन गई है भाई, क्या बात है। बिल्कुल, मिस वर्ल्ड 2024 का ये मेला 28 साल बाद भारत के शहर मुंबई में सजा, जिसमें दुनिया भर से 112 हसीनाओं ने शिरकत की है। लेबनान की हसीना यास्मीना जैतून फर्स्ट रनर अप करार पाई हैं। चेक रिपब्लिक की हसीना क्रिस्टीना को पोलैंड की कैरोलिना बुल्सवाका ने मिस वर्ल्ड 2024 का ताज पहनाया और मिस वर्ल्ड क्रिस्टीना ने मॉडलिंग के साथ साथ अपनी तालीम भी जारी रखी हुई है। और इनके बारे में ये बताया जाता है कि जी वो कानून और बिजनेस की तालीम मुकम्मल कर रही हैं। क्रिस्टीना चेक रिपब्लिक की दूसरी हसीना है जिन्होंने मिस वर्ल्ड का ये ताज पहना। इससे कबल साल 2006 में भी चेक रिपब्लिक की हसीना ये टाइटल अपने नाम कर चुकी है। तो मिस वर्ल्ड के मुकाबले में शरीक दोशीज़ाओं के फिटनेस, खूबसूरती, टैलेंट और पब्लिक स्पीकिंग की सलाहियत को परखा जाता है। जिसके अलावा दोशीज़ाओं से दुनिया की सियासी सूरत हाल से मुतल्लिक भी सवालात किए जाते हैं। और इस बार मुकाबले में शरीक हसीनाओं से हालिया होने वाली G20 समिट के हवाले से जो बहस है वो ज़ेरे गौर खिलाई गई, लेकिन खूबसूरती पर से मिस वर्ल्ड नहीं माना जाता। इससे पहले बड़ी मिसालें देख चुके हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ जानवरों की, जानवरों के साथ प्यार की, खूबसूरती की। ज़ीम, आपने भी पेट रखा हुआ है, डॉग खूबसूरत चीज होते हैं ये, तो और जानवरों से मोहब्बत करनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ पेट के साथ जो आपकी उनसीयत होती है, बॉन्डिंग होती है, वो कितनी जरूरी है और मतलब उससे फर्क पड़ता है? ये बहुत जरूरी है, बहुत फर्क पड़ता है आपके मिजाज में, आपकी शख्सियत में बड़ा एक डिफरेंस आ जाता है जी। और मैंने ये फील किया है कि हर वो शख्स जो पेट लवर होता है वो बहुत हसास होता है। और ये काम ही वैसे हसास लोगों का है, क्योंकि जानवरों पे जो जुल्म और सितम किया जाता है अमूमी तौर पर हम देखते हैं, ये क्रूएल्टी इन पे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये महसूस करते हैं, ये भी जज्बा रखते हैं। और शहरबानो, चूंकि मैं पेट लवर हूँ तो मेरे पास एक डॉगी है और मुझे वो पेट रखने के बाद समझ आई कि ये प्रॉपर आपके एक्सप्रेशंस को फील करते हैं। जब आप गुस्से में हैं उन पे भी वही जज्बात तारी होते हैं जो किसी इंसान पे गुस्सा करने के बाद होता है। अच्छा। बिल्कुल, दे प्रॉपर फील कि जी अब मेरा मालिक खुश है, अब मेरा मालिक जो है वो हंस रहा है, अब सैड है, अब गुस्से में है, और वो फिर आपको प्रॉपर रिएक्शन देता है। कोई हील करते हैं पेट आपको? क्या चीज? सैड जब आप होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा आपके लिए कह लो एक थेरेपी के तौर पे भी काम करता है। जबरदस्त। और आप तो दुनिया भर में ये ट्रेंड है, ज्यादातर आपने देखा होगा कि लोग पेट्स रखते हैं इसी हवाले से कि अगर वो बहुत ज्यादा लोनली फील करें तो वो अपने पेट्स के साथ जाके बात करते हैं। लोग बड़े ज्यादा अटैच भी हो जाते हैं। तो बरतानिया के शहर बर्मिंघम में कुत्तों का सालाना क्राफ्ट शो सजाया गया, जिसमें मुख्तलिफ नस्ल के कुत्तों की मुनफरिद सलाहियतों की अगर बात की जाए तो दिखाई गई। शायकीन दंग रह गए कि अच्छा इतनी सलाहियतें रखते हैं ये कुत्ते। 4 रोज़ा सालाना क्राफ्ट शो में 24,000 से ज़्यादा कुत्तों ने अपनी महारत का मुजाहिरा किया। बड़ा सीरियस ले लेते हैं जानवर, तो इनके साथ आप शफकत से पेश आए, इनसे प्यार किया करें। और अब साथ ही साथ आपको एक खबर ये देते हैं कि जहां मुल्क में महंगाई का तूफान तेज हो चुका है, वहीं मकामी तौर पर तैयार होने वाली लग्जरी गाड़ियां भी जनाब महंगी हो गई हैं। तो FBR ने मकामी तौर पर तैयार शुदा लग्जरी गाड़ियों पर 25% सेल्स टैक्स आयद कर दिया है। ये सेल्स टैक्स 1400 सीसी और इससे बड़ी गाड़ियों पर आयद किया गया है।
जबकि 40 लाख रुपए या इससे ज़्यादा मालियत की गाड़ियों पर भी ये टैक्स आयद होगा। मकामी तौर पर तैयार होने वाली डबल कैबिन गाड़ियों पर भी 25% टैक्स आयद होगा, जबकि मकामी तौर पर तैयार होने वाली SUV गाड़ियों और दरामदी गाड़ियों पर भी ये टैक्स पहले से ही आयद है। ठीक है, तो इसका मतलब है अजीम, मैं सोच रही थी कि मैं कोई पैसे जमा करके कमेटी के डाल के गाड़ी लूँ, लेकिन उसका मतलब है वो बहुत दूर हो गई गाड़ी मेरी नसीबों से। मतलब 25% सेल्स टैक्स लग चुका है ऑलरेडी। पाकिस्तान में इतना टैक्स है, इतना टैक्स है, कैसे टैक्स पे कर दें तो पैसे आप दे दें टैक्स के फिर मेरा ख्वाब पूरा हो जाएगा। मैं तो आपको तरीके बता सकता हूँ, और वो ये है कि जहाँ पर आपने इतना सब्र करके और आपने अगर पैसे जमा किए तो पाकिस्तान में ऑलरेडी गाड़ियों पे इतना टैक्स है कि पाकिस्तान में अगर आप किसी सेडान गाड़ी की बात करते हैं ना, वो इतनी महंगी है 60 लाख 70 लाख की। बाकी कंट्रीज में, हमसाया ममालिक में वो आपको 15 लाख से 20 लाख में मिल जाएगी। इतना कम टैक्स है। हमारे मुल्क में मजीद टैक्स बढ़ा दिया गया है, तो गाड़ियों को भूल जाएं, टाटा बाय बाय करें, मुश्किल है। पहले ही हालात खराब है और 25% सेल्स टैक्स लगा दिया गया तो है। जी ये तो था जी आज का प्रोग्राम। हमने तमाम मौज़ूआत को आप तक पहुंचाने की भरपूर अंदाज में कोशिश की है। अब जाते जाते आपको ये भी बताते हैं कि जी हमारी तरफ से रमजान मुबारक एडवांस मुबारक। और कल से हम आपको इंशाल्लाह मिलेंगे इफ्तार के टाइम पे। इफ्तार में आपसे मुलाकात होगी, पूरा रमजान इफ्तार हमारे साथ आप करेंगे और हम आपके साथ करेंगे। बिल्कुल। तो आज के प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाजत। अपने रमजान को खूबसूरत बनाइए। हमारी तरफ से जाते जाते फिर आप सबको रमजान की बहुत बहुत मुबारक। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।